दोस्तों बोलिए जुमा केमिस्ट्री। क्या हालचाल, कैसे हैं सब लोग। तो भाई कल हम लोगों ने अपनी नीट की क्रैश कोर्स सीरीज बच्चों स्टार्ट कर दिया फॉर नीट 2024 एग्ज़ाम। और साल 2024 आ भी गया है। कल मैंने आपको बताया कि भाई किस तरीके से हमको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों मेनली आपको सवाल लगाने हैं। फॉर्मूलोज को ध्यान रखिए, कौन से फॉर्मूले किस समय लगाने हैं, किस समय नहीं लगाने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ बच्चों अगर रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ा आपने क्या है मुझे उससे नहीं मतलब है, लेकिन रिवीजन करते समय बच्चों आपको एनसीईआरटी की रिएक्शंस और रिएजेंट की केमिस्ट्री को एकदम मुंह जबानी याद रखना है। और बहुत ही बच्चों एक एनसीईआरटी लेवल तक की ही चीज़ें आती हैं चीज़ें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी बहुत ही कुरेद कुरेद के पढ़नी पड़ेगी। हर एक सेंटेंस, हर एक स्टेटमेंट बच्चों एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझिए। तो बात करते हैं अभी हम लोग अपने फिजिकल केमिस्ट्री को, और हम लोग स्टार्ट करें अपना पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में आज के बच्चों लेक्चर में हम लोग मोल कंसेप्ट के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। दैट्स व्हाई इट इज़ अ कंसेप्ट वन शॉट। हम शुरुआत में सीखेंगे कि कैसे नंबर ऑफ मोल्स को निकालते हैं। उसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स को निकालते समय एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को किस तरह से डील करते हैं। फिर उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट, आगे चल के सेकेंड चैप्टर सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में काफ़ी उसका यूज़ रहेगा। उसमें कैसे इंटर कन्वर्जन को डील करते हैं। एंड देन उसके बाद में स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेशन, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मोल कंसेप्ट में हम लोग का जो पूरा सेशन रहेगा, देखिए क्या क्या रहेगा। सबसे पहले आज हम लोग सारी की सारी थ्योरी को वन शॉट में हम लोग देख ले रहे हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ। उसके बाद में कल मैं बच्चों मोल कंसेप्ट में एनसीईआरटी वन शॉट लाऊंगा, क्योंकि कई बच्चों को रहता है कि सर एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। बच्चों देखिए, मेरे से पूछेंगे मैं साफ साफ बोलूँगा नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए सवाल आते हैं। लेकिन चूंकि हमारे लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कोई भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। तो एनसीईआरटी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर असर्शन रीजन टाइप के सवाल बन सकते हैं, तो उसको हम लोग कल एनसीईआरटी वन शॉट में बच्चों डील करेंगे। ठीक है, ये चीज़। इसके बाद फिर हम लोग का प्रैक्टिस वन शॉट रहेगा, जिसमें कि हम सारे के सारे पीवाईक्यूज वगैरह करेंगे। और उसके बाद हमारा रहेगा जो मतलब उसके बाद पीवाईक्यू वन शॉट रहेगा, जिसमें कि पास्ट ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एंड देन उसके बाद जो हमारी प्रैक्टिस शीट है उसका हमारा डिस्कशन रहेगा रिकॉर्डेड सेशन में। एंड देन आफ्टर वी कंप्लीट ऑल दीज थिंग, तो उसके बाद फिर हम अपने ऐप वाले बच्चों के साथ वन टू वन लाइव सेशन करेंगे, जिसमें कि मैं उनके लिए कुछ नए सवाल लेकर के आऊँगा। और मैं उनके साथ देखूंगा कि आपने इतना जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनके आधार पर आप सवाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआत में स्पीड को तेज़ करने का कोई मतलब नहीं है। एक बार हमारी और आपकी बेटा फ्रीक्वेंसी सेट हो जाए, तो उसके बाद स्पीड को आराम से किया जा सकता है। ये जो चीज़ें हम तीन तीन चार चार पार्ट्स में कर रहे हैं, सबको एक बार में भी किया जा सकता है। जैसे कि कंसेप्ट वन शॉट और एनसीईआरटी वन शॉट को मर्ज भी किया जा सकता है आगे आने वाले चैप्टर्स में। बट स्टार्टिंग में, और चूंकि आप लोगों का बेटा फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा डर रहता है, और चूंकि अभी इस समय आपके बेटा वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी एक सिलेबस चल रहा होगा, तो मैं समझता हूँ आपके ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो इसीलिए अभी हम धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं। देन डोंट वरी, मतलब कोर्स कंप्लीशन इज़ द की, मैंने पहले ही बोला हुआ है। बट नीट में हमारे ऊपर प्रेशर नहीं, क्योंकि हमारे पास देखिए हमने इस सेशन को काफ़ी पहले हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आई एम 100% श्योर कि हम लोग बहुत ही टाइमली चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे, और बहुत ही अच्छे आपके लिए बच्चों हम लोग रिजल्ट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के इस सेशन को। ठीक है, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहें, जो बच्चे हमारे साथ, जो हमारी नई फैमिली में जो बच्चे जुड़ रहे हैं, नए सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं, वो अपने टीचर्स को मतलब मुझे जान सकते हैं। ये मेरा एक छोटा सा एक इंट्रो है। और जो बच्चे हमारे साथ हमारे पेड कोर्स में बच्चे ज्वाइन करना चाहें, क्योंकि पेड कोर्स में क्या होगा, बहुत ही सिस्टमैटिक आपको एक रहता है चीज़ें, एक माहौल रहता है। आप हमारे साथ वन टू वन हम लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं। मैं वन टू वन बच्चों के साथ बातचीत कर सकता हूँ कि भाई आपका सवाल क्यों नहीं हो रहा है, क्या आपकी चीज़ें हैं। तो अगर आप पेड कोर्स में अगर आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप नहीं आना चाहें तो भी यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे साथ यूट्यूब में भी इस पूरी पूरी जर्नी का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और मोल कंसेप्ट के सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, आपने अगर कोचिंग में चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप अपने नोट से भी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं नहीं सर वीडियो लेक्चर के द्वारा हम चीज़ों को रिवाइज करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन सी दिस वीडियो एज पर योर स्पीड, 1x, 1.5x, 2x, वट एवर वे यू वॉन्ट। ठीक है, आपका समय मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है।
ना कि मेरा वॉच टाइम। चलिए सर शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहली चीज़ भैया क्या होती है मोल। सो मोल के बारे में अगर हम बातचीत करें तो मोल की बेटा स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है कि मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मेनी पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 सैंपल। ठीक है, तो ये बेटा देखो आइडियल डेफिनेशन है। मोल ऑफ अ सिस्टम, 1 mole of a substance, 1 mole of a substance is equal to that much amount, is equal to that much amount of substance, is equal to that much amount of substance which contain as many particle in it which is equal to number of atoms present in 12 gram of कार्बन 12 सैंपल। ठीक है भाई, समझो जरा ध्यान से, किसी भी सब्सटेंस का अगर मुझे 1 मोल लेना है तो मुझे उस सब्सटेंस के 1 मोल में उतना ग्राम लेना होगा, उसकी बेटा उतना ग्राम लेना होगा जिसमें उतने पार्टिकल हैं। कितने पार्टिकल हैं? जितने पार्टिकल बेटा मौजूद होते हैं कहाँ? 12 ग्राम कार्बन 12 के सैंपल में। तो बेटा 12 ग्राम कार्बन 12 के सैंपल में जितने पार्टिकल हैं उसी को कहते हैं 1 मोल। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन 12 के सैंपल में जितने कार्बन के एटम्स हैं उसी को कहते हैं क्या सर? 1 मोल। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन, ये बेवकूफ़ी की डेफिनेशन, मुझे ये डेफिनेशन 2 रुपए की नहीं समझ में आती। मेरे लिए बेटा ये डेफिनेशन एकदम वाहियात है। मेरे को शुद्ध भाषा में जो समझ में आता है वो बेटा ये होता है कि मैं कभी भी अपने बच्चों को अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं कैलकुलेट कराता हूँ तो कैसे मैं कैलकुलेट कराता हूँ? अरे बाबा, मैं कभी भी अपने बच्चों को अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कराता हूँ तो मैं कैसे कैलकुलेट कराता हूँ वो मैं बताता हूँ। ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। ये सब चुतियापा यार अभी शुरुआत में हो रहा है, बाद में भी सब सेट हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, तो देखो यार मेरे हिसाब से मोल क्या होता है, तो कुछ हमको ब्लैंक पेजेस चाहिए होते हैं ना। हाँ, तो बेटा देखो मेरे हिसाब से मोल क्या होता है, मैं तो भाई बच्चों को वही सिखाता हूँ क्या कि बेटा मोल क्या है सर? मोल एक नंबर है। मोल क्या है? एक नंबर है। और इस नंबर का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं सर? चीज़ों को नापने के लिए करते हैं। जैसे कि मैं बेटा क्लास में समझाया था आपको कि हर चीज़ को नापने के लिए एक यूनिट होती है। अगर हम पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो हम लीटर में नापते हैं, दूध खरीदने जाते हैं उसे लीटर में नापते हैं, हम अगर मान लीजिए गेहूँ चावल खरीदने जाते हैं उसे किलोग्राम में नापते हैं। तो केमिस्ट्री में बेटा चीज़ों को नापने की यूनिट क्या है? मोल। तो मोल क्या है सर जी? हमारी यूनिट है। मोल क्या है सर? केमिस्ट्री की यूनिट है। मोल क्या है सर? केमिस्ट्री की यूनिट है। केमिस्ट्री की यूनिट है। ठीक है, केमिस्ट्री में हम कभी भी किसी सब्सटेंस को, किसी भी केमिकल को अगर हमें मेजर करना है तो किस में मेजर करना है? मोल में मेजर करना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब मोल की फीलिंग क्या है सर? मोल इज अ नंबर। सर मोल इज अ नंबर। सर मोल एक नंबर है। ठीक है, ये चीज़ समझिए। जैसे बेटा हम लोग केले खरीदने जाते हैं तो केले किस में खरीदते हैं? दर्जन में खरीदते हैं। तो दर्जन क्या है? केलों को नापने की एक यूनिट है। ऐसे ही केमिस्ट्री में चीज़ों को नापने की यूनिट क्या है? मोल है। बट मोल बेसिकली क्या है? कि नंबर है। जैसे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, हजार, लाख एक नंबर है, ऐसे ही भैया मोल भी एक नंबर है। और मोल किसके बराबर होता है? मोल इज इक्वल टू Na एवोगैड्रो नंबर विच इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब यहाँ पर बेटा एक और चीज़ याद रखो जो मैं क्लास में बच्चों को बहुत बुरी तरीके से डांट डांट करके पढ़ाता था। क्या चीज़? कि मोल कभी भी तुम बेटा मेंशन करोगे तो मोल के साथ तुमको मेंशन करना बहुत आवश्यक है कि ये मोल किस चीज़ के हैं। जैसे कि बेटा एक चीज़ समझिए, अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि मेरे पास 10 हैं तो भैया मेरे पास 10 क्या हैं? 10 सर हैं। मैं आदि पुरुष का क्या मैं रावण हूँ क्या कि मेरे पास 10 ठो सर हैं? क्या मेरे पास 6 हैं? 6 क्या मैं दुर्गा मैया की तरह हूँ क्या कि मेरे पास 6 ठो हाथ हैं? नहीं। तो कभी भी बेटा हम लोग किसी भी चीज़ को नंबर को अगर मेंशन करते हैं ना तो नंबर के साथ ये मेंशन जरूर करिए कि वो नंबर किस चीज़ के हैं। इसीलिए जब भी हम लोग मोल लिखते हैं ना तो मोल के साथ ये मेंशन करना बहुत बहुत आवश्यक है कि किस चीज़ के मोल हैं। जैसे कि बेटा 5 मोल। अब ये लिखिए, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। ये सेंटेंस के साथ कंप्लीटनेस कब आएगी? 5 मोल ऑफ सोडियम एटम। अब ये सही है। आपके पास बेटा
5 1 मोल मतलब Na सोडियम के एटम हैं। ये बेटा सेंटेंस कंप्लीट है, ये होता है तरीका, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास 3 मोल इनकम्प्लीट है, बोलिए मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 मोल वाटर मॉलिक्यूल हैं। अब ये सही है, मेरे पास 15 मोल क्या है, मेरे पास 15 मोल इलेक्ट्रॉन है। ये सब सेंटेंस है। तो जब तक मोल के साथ आप ये नहीं मेंशन करोगे कि मोल किसका है, तब तक वो बेकार है। तो शुद्ध भाषा में अभी तक के बेटा लेक्चर का जो क्रस्ट है वो ये है, क्या मेरे भाई लोग, कि भैया मोल क्या है, एक नंबर है, और इस नंबर का इस्तेमाल केमिस्ट्री में एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को मेजर करने के लिए किया जाता है। सो मोल इज अ नंबर, मोल इज अ नंबर, मोल इज अ नंबर used to count, mole is a number used to count क्या, number of electron, proton, atom, molecule। ना भाई, क्यों भाई, सही बात है, सही बात है दोस्त, एकदम सही बात है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही दुआ सलाम करते हुए मजे मस्ती मजाक के साथ पढ़ाई करेंगे, लेकिन बाबा खुद की पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है ना। आप 10 घंटे आप बेटा वीडियो लेक्चर देख लो, ये जो सच्चाई है वो सच्चाई है भैया, ठीक है। यहाँ पे अब देखो खुल करके बैटिंग होगी, कोई मतलब वो बायस नहीं है भाई, पर देखो पढ़ने पढ़ाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, ये चीज़ है। तो भाई देखो खुद की पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है, और मतलब मैं बता रहा हूँ बेटा, जो सेटिस्फैक्शन, क्योंकि देखो मैं भी एक पेरेंट्स वाली अब हम लोग सिचुएशन में आ गए ना, हम लोग लौंडे लपाड़े तो रहे नहीं, तो जब आपके औलाद जब खुद से पढ़ती है ना, तो उसका बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन होता है। तो अपने घर वालों को बेटा ये सेटिस्फैक्शन दीजिए, खुद से पढ़ा करिए, खुद से पढ़ा करिए, इतना ज़रा बेटा सेल्फ डिसिप्लिन रहिए, खुद से पढ़िए, और उसको देखने के बाद आपके घर वालों को जो बेटा सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, बाबा बता रहे हैं उसका कोई तोड़ नहीं यार। मतलब सोचिए आपके पिताजी बेटा जब ऑफिस से आए हुए हैं, उन्होंने देखा कि उनकी औलाद अपने आप से पढ़ रही है, उनके डर से नहीं, अपने आप से पढ़ रही है, वो ज़बरदस्त है यार। और देखो कभी ना कभी तुमको लाइफ में देखो इस जोन में आना पड़ेगा, कभी ना कभी देखो आपको अपने लिए देखिए सीरियस होना पड़ेगा ना। बहुत चुतियापे कर लिया यार, अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, आप भी सीरियस हो जाओ, हम भी सीरियस हो जाएं, दोनों भाई मिल करके एकदम फोड़ते हैं, ठीक है। चलो ओके, ग्रेट नाइस वंडरफुल, ग्रेट नाइस वंडरफुल चलिए सर, ओके, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो भाई देखो लोगों के साथ बातचीत करके ये अपना कंसेप्ट क्लियर हो गया कि केमिस्ट्री में मोल की ये डेफिनेशन होती है, बट मेरे हिसाब से ये वाहियात डेफिनेशन है। शुद्ध भाषा में मोल का कंसेप्ट क्या है, मोल एक नंबर है जिसका इस्तेमाल हम चीज़ों को मेज़र करने के लिए करते हैं, लेकिन मोल का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में ही करेंगे, किसी और चीज़ में बेटा मोल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब सर इसके बाद आता है अगला कंसेप्ट कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है सर। अब हमारे पास सिचुएशन आती है कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, मोल को मेज़र कैसे करें। तो भाई देखो मोल को मेज़र करने की केमिस्ट्री में 3 फॉर्मूले होते हैं, 4 उंगलियां की हैं, ये आउट के लिए था, वर्ल्ड कप चल रहा है ना तो इसीलिए आउट के लिए था वो, तो 3 उंगलियां हैं। तो मोल को मेजर करने के भैया देखिए 3 तरीके हैं यार। अपन को ना यार ये राइटिंग पे भी काम करना है, ये साला राइटिंग देख करके मुझे इतनी अपने ऊपर नफरत आती है कि क्या बताएं। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। बेटा नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करें इसके बारे में ज़रा बातचीत करते हैं। तो भाई देख, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का पहला तरीका होता है कि जब हमारे पास सिचुएशन में चीज़ों का वेट दिया होता है, तो अगर हमारे पास बेटा सब्सटेंस का वेट दिया है तो वेट इन ग्राम, तो पहला फॉर्मूला होता है वेट अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिकुलर वेट, ठीक है। पहला तरीका क्या है भाई, वेट अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिकुलर वेट। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि अगर आपको दी हुई चीज़, ठीक है, अगर आपको बेटा दी हुई चीज़ एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, अगर आपको दी हुई चीज़ क्या है सर, एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मतलब एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो आप उस सब्सटेंस का क्या लोगे, एटॉमिक वेट लोगे। अब कौन कौन से सब्सटेंस है जो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मेटल और नोबल गैस, मेटल एंड नोबल गैस, ठीक है। और याद रखना बेटा अगर आपको आयंस दिए हुए ना तो भी वहां पर भी यही चीज़ याद रखना, आयंस के केस में भी आपको एटॉमिक वेट लेना है। जैसे कि मान लीजिए आपको 23 ग्राम सोडियम आयन दिए हुए हैं, Na+ दिए हुए हैं, तो बेटा Na+ का वेट Na के बराबर ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने जाने से वेट में कोई अंतर नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन का वेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में नेग्लिजिबल होता है, ठीक है।
तो भैया मान लीजिए आपको बेटा मेटल दिया हुआ है, या फिर दोस्तों आपको नोबल गैस दी हुई है, या फिर बेटा आपको आयंस दिए हुए हैं, ठीक है। मेरे को, मैं मान लो बेटा दुबई गया, दुबई से मैं चुरा करके मान लो बेटा 100 ग्राम सोना ले आया, ठीक है। तो 100 ग्राम मैं सोना ले आया, तो 100 ग्राम सोने में 100 ग्राम सोने के बारे में सिर्फ बेटा सोने के एटम है, तो हमें गोल्ड का बेटा क्या लेना होगा, एटॉमिक वेट, ठीक है सर। तो मेटल आपको दिया हुआ है सवाल में, तो भी उसमें सिर्फ मेटल के एटम्स हैं, तो भी वेट अपॉन एटॉमिक वेट लगाना, नंबर ऑफ मेटल के एटम्स निकालने के लिए। अगर नोबल गैस दी है तो नोबल गैस भी अनकम्बाइंड फॉर्म में रहती है, तो वहाँ पर भी उसका एटॉमिक वेट लेंगे, और अगर आयंस दिए हुए तो भी वही, ठीक है। मॉलिकुलर वेट कब लेते हैं, मॉलिकुलर वेट लेते हैं अगर आपको दिया हुआ सब्सटेंस कंपाउंड के फॉर्म में है, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ सब्सटेंस कंपाउंड के फॉर्म में, या फिर आपको नॉन मेटल दिए हैं, जैसे H2O2 N2 ये सब बेटा कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं ना, ओजोन वगैरह ये सब कंबाइंड फॉर्म में है, CO2 वगैरह ये सब कंबाइंड फॉर्म में, तो वहाँ पे आपको इनका मॉलिकुलर वेट लेना पड़ेगा। तो नॉन मेटल अगर हैं तो मॉलिकुलर वेट लेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर बेटा सवाल में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, सवाल में मान लीजिए आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। जैसे कि हम लोग बेटा छोटे में बच्चों को समझाते थे कि अगर मान लीजिए बेटा आपके पास 60 केले हैं, तो 60 केले मतलब कितना दर्जन, तो 60 अपॉन 12 किया, तो नंबर ऑफ डजन निकालने के लिए 12 से डिवाइड किए। उसी तरह से बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोल की संख्या एवोगैड्रो नंबर 6.023 10 की पावर 23 से डिवाइड करोगे तो भी आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और तीसरा बेटा होता है क्या कि अगर हमको गैस दी हुई है तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी लेंगे और उसको 22.4 से डिवाइड करेंगे तो भी हम लोग का काम हो जाएगा। बट यहाँ पर डू रिमेंबर वॉल्यूम शुड बी प्रेजेंट इन किस में, लीटर में। वॉल्यूम ऑफ गैस शुड बी इन लीटर, ठीक है, तभी सर बात बनेगी। लीटर में नहीं है तो लीटर में कन्वर्ट करो। याद रखना 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब और 1000 ml, ठीक है सर। तो कैसे भी करके सर आपको चीज़ों को लीटर में लाना होगा। तो भैया जी केमिस्ट्री में ये 3 तरीके होते हैं जिनसे हम लोग सर नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, ये चीज़। तो ये अपने भाई देखो नंबर ऑफ फॉर्मूले वगैरह हो गए। अब अपन लोग सीधे सीधे सवालों से अगर कैलकुलेट करें तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलिए सर, अब हम लोग सवाल पे आते हैं सीधे सीधे, तो ये अपना बेटर रहेगा। क्वेश्चन से सीधे सीधे सीखते हैं। तो देखिए ये एक बहुत ही प्यारा बच्चों क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में देखिए अपना सब कुछ निकल आएगा। थोड़ा सा इसके मल्टीपल स्लाइड्स बना लेते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए तो सबसे पहला सवाल क्या है कि 1.8 ग्राम वाटर है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। अच्छा एक छोटी चीज़ समझिए, जो हमारे भाई बहन बेटा देखो क्लास 11th में है, उनके लिए वीडियो लेक्चर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। वो आराम से बेटा क्लास 11th में रिवीजन कर रहे हैं, तो इन वीडियो लेक्चर्स को देखिए और आराम से एकदम इनका लुत्फ उठाइए। और वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद सवाल ज़रूर करने हैं। तो अपनी जो विजन में बेटा जितनी भी हमने आपको DPPs वगैरह बांटी हुई हैं उनको बेटा ज़रूर लगाइए। एंड आई विल ऑल्सो try to attach one practice sheet along with these video lecture। मैं बेटा इन वीडियो लेक्चर्स के साथ एक प्रैक्टिस शीट भी बेटा आपको यूट्यूब लिंक में सर मैं डाल दूंगा। यस, क्योंकि जब चीज़ें देंगे तो भाई देखो कंप्लीटनेस के साथ देंगे, क्योंकि तभी मज़ा है। अब मतलब कोई वो सब तो नहीं है ना कि हम मतलब एक के साथ एक खरीद लो, दूसरे के साथ दूसरा खरीद लो। खुला खेल है भाई, जब पढ़ाने का है चीज़ें ना, पढ़ाने का। और बाकी पैसा तो तुम लोग दोगे ही मुझे, तुम लोग मुझे डॉलर में दोगे। बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट होके गए बोले थे कि सर सेलेक्ट होने के बाद हम जब डॉक्टर बन जाएंगे तो आपको डॉलर में पैसा देंगे। देखते हैं साले वो कितना पैसा देंगे, और तुम लोग भी देखते हैं कितना पैसा दोगे। तो पैसे की तो कोई टेंशन नहीं, तुम लोग डॉलर में दिरहम में तुम लोग पैसा दोगे। तो यूट्यूब की अर्निंग का तो कोई खेच नहीं है, बस पढ़ना पढ़ाने का बस सीन है, ठीक है। तो सवाल जरूर लगाने हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ने से कुछ होने हाथ लगेगा, बाबा सवाल लगाओ, ठीक है, सवाल लगाइए ये चीज़। और कई बच्चे कहते हैं कि सर थ्योरी पढ़ते बट सर सवाल नहीं होते। तो भाई देखो ऐसे देखो 10% जनता होती है जो कि एकदम टीचर के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन 90% जनता के साथ देखो सीन यही होता है यार। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह में जो डायलॉग करते हैं, क्योंकि पता होता है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है कि भाई देखो 90% जनता के साथ एक अलग टाइप की प्रॉब्लम चल रही होती है, वो अपनी माया जाल में फंसी होती है, तो उसके साथ ही सब प्रॉब्लम होते हैं। तो उसके लिए यार देखो अब वो शर्माने के कारण टीचर से सवाल पूछ नहीं पाती, कितना ही बोलो। तो यार मुझे लगता है ना कि जो किताबों में जो सॉल्ड एग्जाम्पल्स होते हैं ना, दे आर वेरी गुड। सॉल्ड एग्जाम्पल्स लगाइए, उसमें देखिए आपको 3 स्टेप करने, पहले खुद से सवाल लगाइए, उसके बाद अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन करिए। फ्रेंड के साथ डिस्कशन बेटा वन ऑफ द सबसे बेस्ट चीज़ होती है।
सबसे बेस्ट चीज़ होती है वो। अगर आपको एक अपना अच्छा सखा मिल जाए ना, तो भाई साहब समझ लो आपका जीवन पार हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड के साथ डिस्कशन करिए, उससे भी नहीं होता तब फिर सोल्यूशन देखिए, टीचर के साथ पूछ लो तो सबसे बेटर है। ठीक है, तो सवाल लगाइए, खुद से अटकिए, अटक अटक के ही काम होगा। मुझे भी बेटा याद है कि क्लास 11 में मेरे से कुछ सवाल नहीं लगा करते थे, हालत ख़राब रहती थी ना, लेकिन क्या करें, क्या करें, फिर धीरे धीरे होता है, समय आएगा, फिर आपका भी बेटा समय आएगा, अपना टाइम आएगा ना। ऐसे ही नहीं बोला रणबीर भैया ने, अपना टाइम आएगा मतलब वाकई में आएगा। चलो साहब, ओके, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, मज़ा आ रहा है। तो भाई देखो यहाँ पर सीन क्या है, अपने पास 1.8 ग्राम पानी है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ठीक है, अपने पास बेटा नंबर इतना पानी है और हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब देखो वाटर एक कंपाउंड है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स, ये सेंटेंस मुझे इनकम्प्लीट लगता था, पूरा लिखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये सही है सर। अब यहाँ पर वेट के केस में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। पानी का मॉलिकुलर वेट 18 होता है, तो बेटा 0.1 मोल H2O मॉलिक्यूल। अब कई भाई लोग कहते हैं कि सर इसको ऐसे ही छोड़ दें, इसमें Na भी मल्टीप्लाई कर दें। बेटा तुम ऐसे छोड़ो तो भी चलेगा और ऐसे कर दो तो भी चलेगा। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान रखना, अगर तुमने 0.1 लिखा है तो 0.1 के साथ तुम्हें बताना पड़ेगा ये 0.1 क्या है, मोल है। अगर तुमने मोल लिख दिया तो आंसर सही है, 0.1 मोल। ठीक है, और अगर तुमने 0.1 के साथ Na मल्टीप्लाई कर लिया तो अब Na मतलब खुद ही अपने आप में बेटा मोल का क्या है, मोल की एक सिनोनिम है। ठीक है, मोल का एक सिनोनिम, मोल का एक पर्यायवाची है। तो मोल लिखो या Na लिखो, एवरीथिंग इज कूल। ठीक है, तो 0.1 इंटू Na पानी मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, ये अपने पास सीन अपना सही है। तो A अपना ये हो गया, B अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमने यहाँ पे बता ही दिए सर, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, और साथ में सर क्या 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पानी के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 6.023 10 की पावर 23 पानी के मॉलिक्यूल्स। बोले तो सर 6.023 इंटू 10 की पावर 22 H2O मॉलिक्यूल ना साहब, सही बात है। क्यों भाई, ये अपने पास भैया सीन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सर जी अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो यहाँ पे मजा आता है। देखो इस सवाल का जो मजा होता है ना, इस सवाल में देखो क्या क्या चीजें रहती है। हमको पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, उसके बाद हमसे सवाल वाला कह सकता है कि नंबर ऑफ एटम निकालो। तो मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड ऑन कर देता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, देखो सवाल हो सकता है आपसे नंबर ऑफ एटम पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे। तो मॉलिक्यूल से अगर आपको एटम निकालने हैं या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालने, मॉलिक्यूल से प्रोटॉन निकालने, सिर्फ तुमको एक फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल। ठीक है सर, ये हमारे पास यहां पर सीन रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, तो वो कैसे निकालोगे सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन होते तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पर एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन पर एटम। इस तरीके से करते काम अपना हो जाता। तो ये भैया देखिए काम करने का अपना तरीका होता है। इस तरीके से भैया देखिए अपन लोग काम करेंगे। सही बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। ठीक है, तो ये दोस्तों अपना देखिए यहाँ पर सीन रहेगा। अब देखो भाई जैसे कि अपने पास ये सवाल है, तो देखो इस सवाल में अपन लोगों ने पहले वाले का तो आंसर दे दिया सर 0.1, दूसरे का आंसर था सर 6.023 10 की पावर 22। ठीक है, अब देखो तीसरी वाले का आंसर क्या होगा, सी वाले में। तो सी वाले में हम लोग क्या लेना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 0.1 मोल है। अब उसमें हमको क्या मल्टीप्लाई करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमको मल्टीप्लाई करने हैं। तो बेटा एक चीज समझो,
पानी का जो मॉलिक्यूल है वो किससे बना है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। सर ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो टोटल एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सर यहाँ पर सीन होगा, ठीक है, इसी तरह से सीन होगा। इसी तरह से अगर हमको प्रोटॉन की बात करें तो वहाँ पर भी वही होगा, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन में सर 8 प्रोटॉन है, हाइड्रोजन में सर 1 प्रोटॉन है। तो टोटल कितने हो जाएंगे सर? 10 प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल। इसी तरह से हमको बेटा न्यूट्रॉन के लिए भी काम करना होगा। सो 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन है सर? 8 न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन में सर जी कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन को बेटा याद करो, तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें सर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही सर 1 होता है। मतलब सर हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ बेटा एक प्रोटॉन होता है, देयर इज नो न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सर कितने सर? 0। तो 2 × 0, ठीक है सर, ये चीज़। तो हाइड्रोजन इज H11, मतलब इसका सर एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही 1 है। तो इसमें न्यूक्लियस में सिर्फ एक बेटा प्रोटॉन होता है, देयर इज नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। तो बस सीन अपने पास यहाँ पे हो जाएगा। 0.1 मोल मॉलिक्यूल है और हर एक मॉलिक्यूल में सर कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 10 हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन। डी भी हो जाएगा बेटा, 0.1 मोल मॉलिक्यूल है और हर मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन हैं? 10 हैं। तो बेटा 1 मोल, और मोल के साथ ज़रूर लिखो किसके मोल हैं? प्रोटॉन के हैं। एंड ABCDE। न्यूट्रॉन के लिए 0.1 मोल है और हर एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन है सर? 8 न्यूट्रॉन है। सो 0.8 मोल न्यूट्रॉन, ठीक है सर। तो ये अपना भैया जी देखिए सवाल होगा, और ये एक बहुत ही बेटा क्लासिक सवाल है। काफ़ी बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, नीट ईट की काफ़ी जनता इसमें बेटा काफ़ी परेशान रहती थी। जब ड्रॉपर बैच वगैरह पढ़ाते थे तो उसमें बच्चे लोगों को काफ़ी ये बेसिक डाउट बने रहते हैं, ठीक है। डाउट है यार, है तो है भाई, किसी को आ गया अपने को नहीं आया तो उसमें शर्माना क्या है? नहीं आया तो नहीं आया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमको आती है तुमको नहीं आती यार, ना। हमारे जैसे बहुत सारे दोस्त हैं जो IITian नहीं है लेकिन बिंदास खूब पैसा कमाते हैं। अरे वो सब इतना बढ़िया बढ़िया धंधा करते हैं, उनकी इतना बढ़िया बढ़िया बिजनेस चलता है। ऐसा थोड़ी ना, सबके पास अलग अलग स्किल है यार, उसमें टेंशन क्या लेना। आपको कुछ और चीज़ आता है, हमको कुछ और चीज़ आता है, टेंशन नहीं लेने का, कॉन्फिडेंस नहीं डाउन करने का, पुष्पा बने रहने का साहब, ठीक है। नहीं आता नहीं आता, जान थोड़ी ना लोगे, तो अंडर कॉन्फिडेंट मत रहिए, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। नहीं आ रहा है बताओ सर, सीधी सी बात, पूछो, बिंदास पूछो, और उसमें कोई टेंशन नहीं लेने का। हमको यार, हम जब तैयारी करते ना, हमारे साथ कोचिंग में 1-2 लौंडे रहते थे यार, उनको जल्दी समझ में आता तो वो दूसरों को मजे लेते थे। अबे इतनी छोटी चीज़ पूछ रहे हो यार, अब क्या मैं बताऊं चीज़। हाँ माना उनका बेटा IIT में सिलेक्शन हो गया, उनका हमसे पहले हो गया, उनका 12th के साथ हो गया, हमारा 1 साल बाद हुआ, कोई बात नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम उनसे मांग के खा रहे हैं, अपन भी ज़िंदगी में एकदम बढ़िया कर रहे हैं, हज़ारों लाखों लोगों का प्यार है, इतने लाखों की संख्या में अपनी फैन फॉलोइंग है ना, तो उनके पास तो वो चीज़ नहीं है। तो टेंशन मत लीजिए, एकदम ज़िंदगी में चल रही है, ठीक है। भगवान ने आपको बहुत फुर्सत में बनाया है, बहुत कुछ क्वालिटी है आपके पास, चल ठीक है। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है, अपना ये सवाल हो गया, बिंदास आगे बढ़े साहब। यस सर, ये इसके भाई देखो आंसर है, वही सब आंसर है जो अपने पास थे। हाँ सर, वही सब है जो अपन लोग निकाले थे, 0.1 Na 1 Na, ठीक है, सब कुछ वही है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। आंसर ठीक है साहब, बहुत ही बढ़िया। चलिए सर, ओके, कैसे सेट हो गया ये, चलो साहब बढ़िया, ओके ओके सर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज? भाई देखिए 1 मोल सुक्रोज में कितने एटम होंगे? भाई देखो हमारे पास 1 मोल क्या है, हमारे पास सर 1 मोल सुक्रोज क्या है? कंपाउंड है, तो क्या है सर? हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल है। अब 1 मोल मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम कैसे आएंगे सर? नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो सर अपना काम बन जाएगा, ठीक है सर, ये चीज़ है। तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने सर? 1 मोल। और भैया जी सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल बना है किससे? भैया जी सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल बना है C12H22O11।
भैया जी ये बना है 12 कार्बन से, 22 हाइड्रोजन से और सर जी 11 ऑक्सीजन के एटम से। मतलब क्या सर, एक सुक्रोज के मॉलिक्यूल में क्या क्या है, 12 कार्बन के एटम, 22 हाइड्रोजन के एटम और 11 ऑक्सीजन के एटम। तो इनको अगर हम बेटा सम करते हैं तो कितना आएगा सर, ये 33, 35, 45। तो 45 एटम्स हैं हर एक सुक्रोज के मॉलिक्यूल में। एक विशाल काय भीम जैसा दानव, कुंभकर्ण जैसा मॉलिक्यूल सुक्रोज का, और इसके एक मॉलिक्यूल में सर टोटल 45 एटम हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल हैं, और इनमें टोटल एटम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सर अपने पास हो जाएंगे 45 मोल एटम। ठीक है सर, 45 मोल एटम हो जाएंगे। तो 45 मोल एटम अपने पास हो जाएंगे। अब बेटा इस सवाल में देखिए सर, ये तो आंसर आ गया। अब बेटा देखिए इस सवाल में और क्या हमसे पूछ सकता था। मान लीजिए बेटा हमसे सवाल में पूछता कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मोल सुक्रोज। अगर हमसे पूछता कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मोल सुक्रोज, तो क्या आंसर होता। अगर हमसे सिर्फ बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछता, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछता तो वो भी आप बता देते। कैसे करते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते कितने सर, 1 मोल मॉलिक्यूल हैं, और इसमें सर क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें सर आप मल्टीप्लाई कर देते हर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। लेकिन चूंकि कार्बन की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई क्या करते, सिर्फ हर एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन के एटम है वो मल्टीप्लाई करते। तो बाबा हर एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन के एटम है सर जी, 12 कार्बन के एटम हैं, तो ये हो जाता 12 मोल कार्बन एटम। ये हो जाता क्या सर, 12 मोल कार्बन के एटम। तो ये भैया यहाँ पे आंसर हो जाता, एंड द आंसर वुड हैव बीन 12 मोल। तो ये जो सवाल है सर, ये हमने एक अलग फ्रेम किया हुआ था। तो यहाँ पर तो टोटल नंबर ऑफ एटम पूछे थे, उसका आंसर हमने सर ऑलरेडी सर ए बता दिया था। अगर सर सवाल में कार्बन पूछता तो आंसर हो जाता 12 मोल, सवाल में हाइड्रोजन पूछता तो सर हो जाता 22 मोल, और सवाल में अगर बेटा ऑक्सीजन पूछता तो हो जाता सर क्या, 11 मोल ऑक्सीजन के एटम आर प्रेजेंट इन 1 मोल सुक्रोज मॉलिक्यूल। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं आप लोग बेटा बढ़िया से कनेक्टेड होंगे, और अगर कुछ भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग सर बता देंगे। ठीक है, ये चीज़ बिंदास सर चैट सेक्शन में बताइएगा। हमारे पास हजारों ऑपरेटर्स की टीम है जो हर सेकंड पे आपके डाउट का आंसर दे देते हैं। बकचोदी कर रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ही रात में बैठ करके सबके चैट्स के कमेंट्स का आंसर दूंगा। चलिए ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसमें सर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम का मास है। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको एक चीज़ मैं रिकॉल कराता हूँ जो हम बच्चों को बहुत डंडा मार मार करके याद कराते हैं क्लास में। क्लास में भैया देखिए हमारा एक अलग ही रूप रहता है और बच्चे उसको बहुत प्यार करते हैं ना, क्या चीज़। और बच्चे कहते हैं कि सर इसीलिए हमको वन शॉट चाहिए, जो क्लास की जो डायलॉग थे ना वो भूल जाते हैं। तो ये चीज़ है बच्चों। देखो मैंने आपको सर क्लास में याद कराया था कि सर जी वेट से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, वेट से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। सर नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट अपॉन एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये चीज़ था। और एक दूसरी चीज़ भी याद कराता हूँ कि बेटा ये फॉर्मूला तो पूरी दुनिया याद रखती है, तुमको एक और फॉर्मूला याद करना है क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स से तुम वेट भी निकाल सकते हो। कि नंबर ऑफ मोल्स में अगर मैं एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर दूँ, नंबर ऑफ मोल्स में अगर मैं एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे वेट ऑफ सब्सटेंस भी आ जाएगा। तो अगर आपको बेटा किसी सब्सटेंस की मैं संख्या दिया हुआ है, मैंने आपको बेटा किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स की सहायता से आप उस सब्सटेंस का वेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स में उस सब्सटेंस का एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करोगे तो वेट इन ग्राम आ जाएगा। तो ये सर जी यहाँ पे सीन है। तो देखो इस सवाल में अपन से क्या पूछा गया, इस सवाल में अपन से पूछा है किस सब्सटेंस में सर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो देखो अपन लोग बहुत ही आसानी से काम कर लेंगे। मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम एंड देन उसका वेट, वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, बहुत ही क्लियरली हो जाएगा सर। ठीक है, एकदम चुटकियों में हो जाएगा। देखो यहाँ पर अपने पास एक कंपाउंड है, उसके कितने मोल है, 5 मोल हैं। इसमें हाइड्रोजन की संख्या निकालनी है, तो बेटा एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 2। तो हाइड्रोजन के एटम कितने हो जाएंगे, 5 × 2 मोल, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में सर 2 मोल हाइड्रोजन के एटम है। तो 10 मोल हाइड्रोजन एटम का वेट कैसे निकालेंगे, मोल से वेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, तो ये हो जाएगा बेटा 10 ग्राम। समझ रहे हो,
नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के आगे, और नंबर ऑफ मोल्स से वेट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स में एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करके। अभी भी दिखाया था ना ये चीज़ कि भैया नंबर ऑफ मोल्स में एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करोगे वेट आ जाएगा, ठीक है। ये उसी फॉर्मूले के साथ याद रखना जहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अपना हाइड्रोजन का वेट आ जाएगा। इसी तरह चलिए इस सवाल में आइए, तो मॉलिक्यूल कितना है 1.1 मोल, हाइड्रोजन कितने होंगे, हर एक मॉलिक्यूल में 8 हैं, तो 1.1 इंटू 8 मोल हो जाएंगे। अब वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8.8 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो 8.8 ग्राम। ये सिर्फ हाइड्रोजन का वेट है। 1.5 हाइड्रोजन कितने एक मॉलिक्यूल में इंटू 8, तो ये 12 हो जाएगा सर, और 12 इंटू 1 12 ग्राम। कितना है सर 4 मोल मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन कितने हर एक मॉलिक्यूल में सर 2 हैं, तो 8 इंटू 1 तो 8 ग्राम। सही है सर। तो ये अपने पास यहाँ पर सीन होगा। और सवाल जो हमसे पूछा जा रहा है क्या कि किस कंपाउंड में सर सबसे ज़्यादा, किस कंपाउंड में सर जी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का वेट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेटा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वहीं पे हाइड्रोजन का मास भी ज़्यादा होगा, एंड द आंसर वुड कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर सी। सही है सर। तो देखो मॉलिक्यूल से कैसे नंबर ऑफ एटम निकालते हैं, और एक बार एटम आ गए तो उससे आप वेट भी निकाल सकते हो सर, ठीक है। बिंदास सर, बढ़िया एकदम, ग्रेट नाइस वंडरफुल। क्यों सर जी, ग्रेट नाइस वंडरफुल। ये ग्रेट नाइस वंडरफुल क्या है सर, अपना तकिया कलाम है। ये अपना तकिया कलाम है, ये हमारा खुद का इजाद किया हुआ है, क्योंकि अपने को इंग्लिश आती नहीं है और हिंदी भी अपने को नहीं आती है, तो अपन इंग्लिश हिंदी का मिक्स कर लेते हैं, ग्रेट नाइस वंडरफुल। और ये ग्रेट नाइस वंडरफुल सबकी स्पेलिंग भी अच्छी है ना, अदरवाइज ब्यूटीफुल, एस्टॉनिशिंग, ये सब वर्ड हमको आते नहीं है, तो हम अपने देसी वर्ड पे काम चलाते हैं, ग्रेट नाइस वंडरफुल। चलिए सर, कौन सा हमको इंग्लैंड में जाके रहना है यार, पूरी ज़िंदगी अपनी यूपी में बीत गई है, इलाहाबाद की गलियों में, वही चौक के चौराहे पे पूरी ज़िंदगी अपनी बीत गई। इलाहाबाद से गए तो कहाँ गए, कानपुर गए, हाँ फिर वहाँ से और भी जगह गए, लेकिन फिर अपना ज़िंदगी तो अपनी कर्म भूमि तो यही है अपनी यूपी की गलियाँ, तो कहाँ अपने को ज़रूरत है। चलिए सर, बढ़िया ना। एक बार हम बाहर गए थे, तो आईआईटी के बाद जब मैं इंटर्नशिप के लिए जब मैं स्विट्ज़रलैंड गया था, तो वहाँ से जब मैं लौट के आया था मैं पूरे टाइम इंग्लिश बोलता था, पूरे टाइम इंग्लिश। तो भैया ये लोगों से भी इंग्लिश में बात करते थे, सब कहते थे ये अंग्रेज हो गया है, इसको बाहर की हवा लग गई है। नहीं, उस समय इंटरव्यू वगैरह की भी तैयारी कर रहे थे ना, तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफ़ी काम कर रहे थे, ये चीज़। चलिए ओके, बढ़िया। सारे दोस्त लोग चौंक गए, अरे भैया ये क्या हो गया यार, ये देसी लौंडा अपना अंग्रेजी कैसे हो गया। चलिए ओके, आइए। अ सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट कंटेन 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सैंपल। देखो ये एक बहुत बढ़िया सवाल है, और हमारे सीधे साधे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे गोलू मोलू बच्चे लोग इसमें परेशान हो जाते हैं, लौंडे इसमें परेशान हो जाते हैं कि सर ये कहाँ घुमा दिया हमको, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पता नहीं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो बेटा इस सवाल का पहले मतलब समझो, ठीक है। अ सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, अपने को देखो बेटा एक अमोनियम फॉस्फेट नामक एक कंपाउंड का देखो बेटा सैंपल दिया हुआ है, अमोनियम फॉस्फेट नामक कंपाउंड का सैंपल दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना सैंपल है हमें नहीं पता, W ग्राम है, ठीक है, हमें नहीं पता। लेकिन इस सैंपल में जो हाइड्रोजन की संख्या है वो है बेटा 6 मोल। तो इस सैंपल में बेटा 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, बहुत अच्छी बात है। अब हमसे पूछ रहा है कि उतने सैंपल में ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे, ये हमसे पूछ रहा है। अरे ये है बेटा इस सवाल का मतलब, और ये मतलब अगर हम समझ जाते हैं तो बेटा अपनी ज़िंदगी की लाइफ हो जाती है मस्त। ठीक है सर, अपनी ज़िंदगी की लाइफ हो जाती है मस्त, एकदम सही। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है ना। देखो, सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है उससे मल्टीप्लाई कर दे तो अपना काम हो जाता है। ठीक है, अपने पास सवाल में कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन एटम है सर, 6 मोल H एटम है, 6 मोल H एटम है। मोल के साथ हमेशा अपने आप को लिखिए, अपने लिए लिखना होता है कि मोल किसके हैं, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए लिखिए कि सर ये मोल किसके हैं। तो हमारे पास सर 6 मोल हाइड्रोजन के एटम है, बहुत अच्छी बात। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, मान लिया X मोल मॉलिक्यूल हैं,
अब हर एक मॉलिक्यूल में सर हाइड्रोजन एटम कितने हैं? हमारे अमोनियम फॉस्फेट में सर हाइड्रोजन कितने हैं? तो बेटा हर एक मॉलिक्यूल में सर हाइड्रोजन की संख्या है 4 3 12। ठीक है, 4 3 12 सर हाइड्रोजन की संख्या है। देखो अमोनियम फॉस्फेट NH4 थ्राइस PO4, इसमें सर नाइट्रोजन है 1, नाइट्रोजन है 3, हाइड्रोजन है 4 3 12, फॉस्फोरस है 1 और ऑक्सीजन है 4। ये सर देखिए इसकी संरचना है। अमोनियम फॉस्फेट की जो संरचना है, अमोनियम फॉस्फेट का जो बेटा कंपोजिशन है वो ये है, 3 अमोनियम आयन, हर एक अमोनियम में 3 नाइट्रोजन, हर एक अमोनियम में 1 नाइट्रोजन के हिसाब से 3 नाइट्रोजन, 3 अमोनियम आयन में 4 के हिसाब से 12 हाइड्रोजन एटम, 1 फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो हर एक मॉलिक्यूल में सर 12 हाइड्रोजन के एटम हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने पे सर अपना मोल्स ऑफ अमोनियम फॉस्फेट आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी सर 1/2 0.5। तो वी हैव 0.5 मोल अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट हमारे पास सर अमोनियम फॉस्फेट की संख्या कितनी आ गई सर? 0.5 मोल। हमारे पास सर 0.5 मोल सर अमोनियम फॉस्फेट आ गए, 6/12 0.5 मोल। अब यहीं से हमको सर सॉल्व करना है क्या? यहीं से सर हमको सॉल्व करना है क्या कि ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, आराम से निकाल लेंगे। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विल बी, कितने मॉलिक्यूल है सर? 0.5, और हर एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? 4, तो ये हो जाएंगे कितने सर? 2 मोल ऑक्सीजन एटम। क्या हो जाएगा सर? 2 मोल ऑक्सीजन एटम। सही बात है मुन्ना लाल, एकदम सही, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात। तो भैया जी देखिए ये अपने पास यहाँ पर सीन हो जाएगा 2 मोल ऑक्सीजन के एटम। ठीक है, तो 2 मोल मतलब 2 Na, तो ये अपना भैया जी यहाँ पर सीन होगा। क्या बात है, बहुत ही उम्दा, नाइस। चलिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है क्या सर? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 11-20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2, ये भी बता देते हैं। तो बेटा देखो सबसे पहले कोई भी केमिकल सब्सटेंस केमिस्ट्री में दिया होगा, केमिस्ट्री में कभी भी कोई चीज़ दी होगी तो सबसे पहले उसको मेजर करो, किसमें? मोल में। केमिस्ट्री में चीज़ों को नापने की जो यूनिट है वो क्या है? मोल है। हम दूध लेकर के आ रहे हैं, मम्मी पूछें कितना दूध लेकर के आए हो, चाय बनानी है, तो हम क्या बताएंगे? 5 रुपए का दूध लाएंगे? नहीं, थप्पड़ मारेंगे, कहेंगे कि भैया बताओ कितना ml है, 250 ml है, 200 ml है, 100 ml है, आधा लीटर है, बताओ। तो हर चीज़ को मेजर करने की एक यूनिट होती है, तो उसी यूनिट में आंसर देना है। तो बेटा 1120 सेंटीमीटर क्यूब, बेटा 1120 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml ही होता है मुन्ना लाल, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml ही होता है। और बचपन से दूध में पानी मिलाते आए हैं हम, 15 ठो भैंसियाँ हम पाले हुए हैं, उन सभी भैंसियों में इतना हमारा लाखों करोड़ों का बेटा दूध का काम है, तो हमें पता है कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं। तो 1 लीटर बराबर 1000 ml होते हैं, तो इसीलिए ये लीटर्स में हो जाएगा 1.12 लीटर। ठीक है, 1.12 लीटर CO2। अब बस हमारे पास बेटा CO2 की वॉल्यूम आ गया है, कहाँ पे? HTP पे। तो इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल ऑफ सर CO2 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा सर? 1.12 अपॉन 22.4। मोल निकालने के 3 फॉर्मूले, पहला होता था वेट से, दूसरा होता था संख्या से जब हमको नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल दिए होते थे तो, और तीसरा होता है बेटा अगर गैस है, गैस भी किस में? HTP पर। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गैस में ही लगेगा। अगर ये फॉर्मूला तुम लिक्विड में, लोहा में, लक्कड़ में लगा दिए तो तुमको हम ऐसे ही कूट देंगे। सुन लो ध्यान से, ये जो 22.4 लीटर वाला फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको गैस के लिए लगाना है। बच्चों को क्लास में बहुत फंसाते हैं, हम कहते थे कि 5 लीटर पानी लेकर के आए, बताओ कितना मोल है। बस पानी में ये सवाल नहीं लगेगा, पानी में फॉर्मूला नहीं लगेगा, पानी इज अ लिक्विड। ये फॉर्मूला हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस में लगा सकते हैं? गैस में। ओनली इन केस ऑफ गैस यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। लिख लो वरना फिर हम कुटाई करेंगे, ये चीज याद रखना, ठीक है? चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। आंसर हो जाएगा 1/20 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। सही बात है सर, क्यों भाई? तो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल की संख्या आ गई सर 1/20। अब हमको क्या निकालें? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे सर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए 1/20, और हर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 2 हैं, तो इतने एटम हो जाएंगे अपने पास ये। तो 0.1 मोल ऑक्सीजन एटम, 0.1 मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक है सर, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विल बी कितने सर? 0.1 मोल अपने हो जाएंगे। ठीक है,
बहुत अच्छी बात है, नाइस। तो ये उम्मीद है अपना खेल हो गया होगा। अरे अभी और भी है अपने पास, ओके। द वेट परसेंट, अच्छा ये तो चलो अगला केस में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन, हाँ ये अपना हो जाएगा, यस ये अपना आंसर है, इसका आंसर यहाँ पे सर मेंशन्ड है, ठीक है। और अगला ये सवाल बेटा होमवर्क में है और इस सवाल का आंसर बेटा पीछे वाली स्लाइड में दिया हुआ है, आंसर यहाँ पे गिवन है, इस सवाल को आप लोग करना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अपना अब अगला मूल कंसेप्ट में जो पार्ट है दैट इज बच्चों क्या, कंसंट्रेशन टर्म। अब देखो यार कंसंट्रेशन टर्म अपने को एक ऐसा पार्ट होता है जो 11th में भी यूज़ होता है, 12th में भी यूज़ होता है, और इसका यूज़ बेटा ना सिर्फ मोल कंसेप्ट में है बल्कि इसका यूज़ फिर हमारा रेडॉक्स रिएक्शन में भी आता है, इसका यूज़ फिर आगे चल के क्लास 12 में सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी आता है, और इसका यूज़ बेटा जहाँ कहीं भी मतलब हमें सोल्यूशन दिया होता है तो वहाँ पर इसके हमें जो नॉलेज है वो बेटा पूरी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हम कंसंट्रेशन टर्म को बेटा देखो रिवाइज करना चाहते हैं। अब देखो कंसंट्रेशन टर्म के रिवीजन में जो एक मेजर कंसेप्ट होता है जो हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं उसको पहले मैं तुम लोगों को रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। और इसको रिवाइज कराने के लिए मुझे खेलना पड़ेगा मौत का खेल, वही मौत का खेल जो लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार जो यूट्यूब पे खेलते हैं, ठीक है। तो वही वाला काम अपन लोग भी करेंगे। तो बाबा अपन लोग पहले सेफ्टी ग्लास पहन लेते हैं, ठीक है, और अपन लोग ले आते हैं क्या, एक सोल्यूशन। तो बाबा ये अपने पास है सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन किसका है सर, सैनिटाइज़र का है। तो आज इस यूट्यूब पे इस केमिस्ट्री क्लास के दौरान अपन मौत का खेल खेलेंगे, एंड डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है। तो भैया देखो मौत का खेल तो अपन कुछ खेलेंगे नहीं, लेकिन मुद्दे की बात जो कंसेप्ट है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। भाई देखो कंसेप्ट अपना क्या होता था, ये चीज़ याद रखना। देखो भाई देखो अपने पास ये एथेनॉल का एक्वा सोल्यूशन है, बट ये इंडस्ट्रियल लेवल का एथेनॉल है, तो 60-70% एथेनॉल होता है। ये चीज़ सैनिटाइज़र के तौर पे अपन लोग ने इसे खरीदा था। तो यार देखो अपन ने जो क्लास में बच्चों को पढ़ाते थे क्या पढ़ाते थे यार, मेरे पास ये थोड़ा सा एथेनॉल है, अपन ने देखो भाई इसको गिरा करके दिखा दिया, ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अपने पास भाई देखो एक बहुत सारा एथेनॉल है और अपने पास क्या सर, एक थोड़ा सा एथेनॉल है। यहाँ पे एथेनॉल ज़्यादा है, यहाँ पे एथेनॉल कम है, तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ मोल्स एथेनॉल के यहाँ पे ज़्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे एथेनॉल के कम है। लेकिन बच्चों एक चीज़ याद रखना, भले ही अमाउंट मास नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा है और मेरे हाथ में जो थोड़ा सा सोल्यूशन है उसमें बेटा अमाउंट मोल्स नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम कम है, लेकिन एक चीज याद रखना, क्योंकि दोनों जगह पे बेटा सोल्यूशन सेम है, दोनों जगह पे बेटा सोल्यूशन सेम है, तो इसीलिए कंसंट्रेशन ऑफ एथेनॉल इन बोथ दीज सोल्यूशन इज गोइंग टू बी सेम। ये बेटा अल्टीमेट कंसेप्ट होता था जो हम लोग बच्चों को रटाया करते थे। क्या रटाया करते थे कि हमने क्लास में बच्चों को बेटा बार बार ये एकदम चिल्ला चिल्ला करके एक चीज बोली हुई थी, क्या बोली हुई थी कि अगर दोस्तों मान लीजिए आपके पास दो सोल्यूशन है, अगर मान लीजिए दोस्तों आपके पास दो सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन में कंटेंट सेम है, मतलब कि एक बार मेरे पास एक 2 लीटर की पेप्सी की बोतल है और एक तरफ मेरे पास आधा लीटर की पेप्सी की बोतल है। 2 लीटर की पेप्सी की बोतल और आधा लीटर की पेप्सी की बोतल, दोनों बेटा पेप्सी सोल्यूशन सेम है, लेकिन 2 लीटर और एक आधा लीटर में अमाउंट अलग अलग होगा, मास अलग अलग होगा, वॉल्यूम अलग अलग होगा, लेकिन दोस्तों क्या चीज सेम होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 दोनों सोल्यूशन में, दोनों बॉटल में सेम होंगे, क्योंकि दोनों में जो सोल्यूशन वो सेम है। कंसंट्रेशन ऑफ शुगर 2 लीटर की पेप्सी की बोतल है, आधा लीटर पेप्सी की बोतल है, वो दोनों जगह सेम होगा। तो हम लोगों ने जो गोल्डन लाइन बच्चों को जो बताई थी, क्या बताई थी क्लास में, जो हम लोगों ने गोल्डन लाइन जो पेप्सी की बताई थी क्लास में, क्या बताई थी क्लास में, ठीक है। अब हम लोग भी मौत का खेल खेल सकते हैं ना, ऐसे ऐसे करके एकदम बिंदास तरीके से। चलिए ओके, तो बेटा क्लास में जो मैंने गोल्डन लाइन लिखाई थी, क्या लिखाई थी कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन depends upon nature of solution. Concentration of solution depends upon nature of solution. It is independent on amount of solution. इट इज इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा ये एक परम ज्ञान दोस्तों, ये अपना एक परम ज्ञान, जिंदगी का ज्ञान, जिंदगी की जो सच्चाई होती है सर वो ये होती है अपने, ठीक है। ये चीज याद रखना बाबा, अपने पास एक 2 लीटर की पेप्सी की बोतल है और अपने पास सर एक आधा लीटर की पेप्सी की बोतल है, इन दोनों में सर नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम वेट सब अलग अलग होगा, लेकिन इन दोनों में ही सर शुगर की मोलैलिटी
मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें बेटा इन दोनों में सेम होंगी। ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई थी, ठीक है सर। तो ये एक परम ज्ञान जो आपको याद रखना है कि जो कंसंट्रेशन होती है ना, वो अमाउंट पे नहीं डिपेंड करती, बल्कि किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे। तो वहीं दोस्तों अगर मान लीजिए मैंने दोनों जगह पेप्सी रखी है तो सेम होगा शुगर की कंसंट्रेशन, लेकिन एक तरफ मैंने पेप्सी ली, एक तरफ कोका कोला लिए, तो सर कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि अब की बार सर दोनों जगह सोल्यूशन अलग अलग हो गया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है जो हम अपने बच्चों को रिवाइज कराते हैं, और ये एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। चलिए सर, कूल। अब बात करते हैं बच्चों अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। देखो कंसंट्रेशन टर्म में एक्सपर्टीज लाने के लिए जो आपको बेटा चीज़ चाहिए क्या, वो आपको बेटा डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए और आपको सर फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, वी नीड बोथ दीज थिंग, ठीक है। और उसके बाद एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म कैसे निकालते थे, उसके लिए जो तरीका होता है वो भी हम आपको बताएंगे, और अलग अलग जो फॉर्मूले लगते हैं सर कंसंट्रेशन टर्म में, वो भी हम आपको रिवाइज कराते हैं। चलिए जल्दी से हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये जो कंसेप्ट है इसको याद रखना है। अब दोस्तों देखिए अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की बेटा डेफिनेशन क्या होती है? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो आपके पास बेटा मान लीजिए सोल्यूशन कितना भी हो, बेटा सोल्यूशन कितना भी हो हमें उससे नहीं लेना देना, लेकिन इस सोल्यूशन की अगर मैं 1 लीटर मात्रा निकाल लूं तो उस 1 लीटर मात्रा में कितना एथेनॉल है, उस 1 लीटर में कितना एथेनॉल है, जितना भी एथेनॉल होगा वही कहलाएगी इस सोल्यूशन की क्या, मोलैरिटी। तो ये दोस्तों अपने पास यहां पर सीन हुआ करता था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहां पे याद रखना कहां पे सल्यूट है, कहां पे सॉल्वेंट है, कहां पे सोल्यूशन है, इस चीज का हमको ध्यान रखना बहुत बहुत आवश्यक है मेरे दोस्त, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला सर जी, सर मोलैरिटी बराबर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन क्या सर जी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, अपॉन क्या सर जी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये हमारे पास सर फॉर्मूला हुआ करता था। पूरी दुनिया सर इस फॉर्मूले को याद रखती है। हम अपने बच्चों को एक और चीज़ बोलते हैं कि बेटा इसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखना कि कभी भी अगर हम मोलैरिटी में क्या मल्टीप्लाई कर दे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, कभी भी हम मोलैरिटी में क्या मल्टीप्लाई करते हैं सर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो हमको क्या मिल जाएगा सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हमको मिल जाते हैं, ठीक है। मोलैरिटी में वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाता है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हमको मिल जाते हैं। बहुत अच्छी बात। चलिए सर, तो ये हमारी सर पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, मोलैरिटी के इस फॉर्मूले से संबंधित दो और चीजें आप याद रखिए कि अगर मान लीजिए बच्चों हम लोग 2 सोल्यूशन की मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ 2 सोल्यूशन, दोस्तों अगर हम 2 सोल्यूशन की मिक्सिंग कर रहे हैं, हमारे पास एक सोल्यूशन ए है और हमारे पास सर सोल्यूशन एक बी है, सोल्यूशन ए है, सोल्यूशन बी है, दोनों में सर सल्यूट सेम है, दोनों में सर सल्यूट कॉमन है, ठीक है, दोनों में सर सल्यूट कॉमन है। तो मिक्सिंग करने के बाद सर जो फाइनल सोल्यूशन तैयार होगा, उस फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी होगी, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर विल बी क्या, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये सर हमारा फॉर्मूला लगता था मिक्सिंग के केस में। और एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता था सर कि डाइल्यूशन के केस में, दोस्तों दूसरा फॉर्मूला क्या सर, डाइल्यूशन के केस में, जैसे कि हमारा खानदानी काम है सर दूध में पानी मिलाने का, लोग कहते हैं कि हमारा जमींदारी का काम है, लोग कहते हैं कि हमारा बच्चों मान लीजिए हमारा गेहूं चावल का काम है, हम कहते हैं हमारा दूध में पानी मिलाने का काम है, ठीक है। तो हमारा जो दूध में पानी मिलाने का जो खानदानी काम है, उस काम में हम लोग एक चीज़ जानते हैं क्या, कि कभी भी अगर हम किसी सोल्यूशन में पानी मिला रहे हैं तो पानी मिलाने से पहले और पानी मिलाने के बाद की जो मोलैरिटी है वो इस फॉर्मूले से बेटा आपस में कोरिलेटेड होती है। मतलब इनिशियल मोलैरिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बराबर फाइनल मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। सो MIVI बराबर क्या सर, MFVF, ठीक है सर। ये फॉर्मूला भी हम लोग क्या डाइल्यूशन के केस में याद रखते हैं। इन सभी केसेस में बेटा ध्यान रखना कि M1V1 क्या रिप्रेजेंट करता है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। इस सोल्यूशन में कितने मोल है सल्यूट के, M1V1, इसमें कितने M2V2। तो मिक्स करने पर फाइनल मिक्सचर में कितने मोल्स होंगे, M1V1 प्लस M2V2, और मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, V1 प्लस V2।
और सेम चीज बेटा डाइल्यूशन में भी होता है कि पानी मिलाने से पहले और पानी मिलाने के बाद क्या चीज बदलती है सर? सॉल्वेंट की मात्रा। सर जी पानी मिलाने से पहले और पानी मिलाने के बाद सर सॉल्वेंट की मात्रा बदलती है, लेकिन क्या चीज सर जी सेम रहेगी सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जो है वो सर सेम रहेंगे। ठीक है, तो सल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो नहीं बदलेंगे सर, पानी मिलाने से सिर्फ पानी की मात्रा चेंज होती है, सल्यूट की मात्रा सेम रहती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम दूध में पानी मिलाते तो क्या हम बुरा करते हैं, ये बताओ। हम दूध में अगर पानी मिलाते साला क्या बुरा करते? सल्यूट की मात्रा तो सेम ही रहती है। फालतू में लोग हमको बदनाम करते हैं, पता नहीं क्यों, कि हम दूध में पानी मिला के बेचते हैं। खैर चलिए, तो आज हमने अपने अंदर से ये कलंक हमने मिटा दिया कि हम दूध में पानी मिला के कोई भी पाप नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पानी मिलाने से पहले और पानी मिलाने के बाद सेम रहते हैं। तो हम बिंदास, अब हम 10 लीटर दूध में 90 लीटर पानी मिलाएंगे, कोई हमको नहीं रोक पाएगा। सही बात। चलिए सर अगले कंसेप्ट पे आते हैं, विच इज क्या सर? मोलैलिटी। अगले कंसेप्ट पे आते हैं सर, वो क्या है सर? मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी? सर मोलैलिटी की डेफिनेशन भैया जी याद रखना बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन टर्म में आप मास्टर तभी बन पाओगे जब आप डेफिनेशन याद रखोगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। कंठस्थ, हम बच्चों को कहते हैं कंठस्थ डेफिनेशन। अभी हमने क्लास 12 के बच्चों को बोला है कि बेटा अगले हफ्ते तुम लोगों की बेटा एक्स्ट्रा क्लास लेंगे हम 6 घंटे की लगातार, और अगर तुमने कंठस्थ रिएक्शन नहीं याद की तो कोनी से तुमको कूटेंगे हम। तो कंठस्थ तुमको भी बेटा डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है। सो मोलैलिटी की बात करते हैं। सो मोलैलिटी का मतलब क्या है? डेफिनेशन याद रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूशन में दो चीजें मिलाते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट। तो 1 किलो सॉल्वेंट के साथ कितना सल्यूट मिक्स किया गया है वही होता है क्या? सॉल्यूशन की मोलैलिटी। 1 kg सल्यूट के साथ क्या क्या चीजें सर हमने मिक्स किया हुआ है, कितना सल्यूट मिक्स किया है, वही कहलाता है क्या सर? मोलैलिटी। सो मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना हमेशा कहाँ पे सल्यूट है कहाँ पे सॉल्वेंट है, ये आपको बेटा हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। मोलैलिटी की डेफिनेशन तो हो गई। अब बात करते हैं सर मोलैलिटी के फॉर्मूले पे। दोस्त का फोन आ रहा है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी का सर जी फॉर्मूला पे आते हैं। सर जी मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है सर, तो ये अपना सर जी फॉर्मूला रहेगा। डेफिनेशन भी याद रखेंगे और सर जी फॉर्मूला भी याद रखेंगे, तभी सर अपना काम बनेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो एक चीज यहां पे सर टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात याद रखिए, टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात रखिए, याद रखिए। टेम्परेचर डिपेंडेंसी की सर बात याद रखिए। क्या सर टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात याद रखना है? मुन्नालाल, मुन्नालाल, ए मुन्नालाल, सोए तो बता दे, गोली मार देंगे हम। ध्यान से पढ़ाई करो बच्चों। देखो टेम्परेचर डिपेंडेंसी में क्या सीन रहता है, ये बहुत कॉमन चीज़ पूछी जाती है कि सर मोलैलिटी और मोलैरिटी में ऐसी कौन सी चीज़ जो टेम्परेचर के साथ बदलती नहीं है। सर देखो मोलैलिटी का सवाल बहुत पुराना हो गया, आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जाना पड़ेगा। देखो वो सारी चीज़ें जिसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट चीज़ें इन्वॉल्व है तो वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहेंगे। जैसे कि वॉल्यूम, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बढ़ता है क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो बहुत थोड़ा सा ही सही, लेकिन मोलैरिटी हो गई, कैपिटल एम मोलैरिटी हो गया क्योंकि उसके फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आता है। इसी तरह से बेटा नॉर्मेलिटी, इसके फॉर्मूले में सर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आता है। तो ये दोनों चीज़ें सर जो होती है ना, ये हमारी सर किस पे डिपेंड करती हैं सर? ये हमारी सर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। और वो कौन से कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? जो टेम्परेचर सर इंडिपेंडेंट है उसमें अगर हम बात करें तो बेटा मोलैलिटी हो गया, ठीक है, मोल फ्रैक्शन हो गया। ये ऐसे टर्म्स है जिनमें सर मास इन्वॉल्व होता है। मास, नंबर ऑफ मोल्स होगा या मास होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, मास, ये बेटा वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम की तरीके से टेम्परेचर से चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, ये हमारे सर क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इसी तरीके से बेटा आगे की कंसंट्रेशन टर्म्स की भी बात करें, बिकॉज इट्स अ वन शॉट। आप भी अनपढ़ नहीं हो, आप पढ़े लिखे हो, आपने 11th में टॉपिक पढ़े रखे हैं, अपनी कोचिंग वगैरह में पढ़ रखे हैं।
तो आप अगर बेटा फॉर्मूलों को एक्सप्लोर करोगे तो आप ये जानोगे कि सर परसेंटेज W/W, ये भी वेट इसमें इन्वॉल्व है, वेट इन्वॉल्व है तो वेट के कारण ये भी सर क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, परसेंटेज W/W, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं परसेंटेज W/V, इसमें वॉल्यूम है तो ये सर टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, परसेंटेज V/V इसमें सर वॉल्यूम है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो वो सारे टर्म जिनमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है वो टेम्परेचर के साथ बदलते हैं, और वो सारे टर्म जिनमें मास इन्वॉल्व है वो टेम्परेचर के साथ बदलते नहीं हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के साथ बदलते हैं और कौन कौन से नहीं बदलते हैं, इसको भी बेटा याद रखिए, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से पूछा जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ चलिए सर, बहुत उम्दा बात है। तो मोलैरिटी होगी, मोलैलिटी होगी। अब मोलैरिटी और मोलैलिटी में एक चीज़ याद रखना कि जेई मेंस, नीट और स्कूल लेवल पे आप याद रखना, ठीक है। सो मोलैलिटी बराबर कैपिटल M बराबर 1000 रो M अपॉन 1000 प्लस MMS, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हम बच्चों को रटाते थे, राम अपॉन MMS करके अपनी हर क्लास में बेटा हम बच्चों को रटाते थे कि मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में सर ये एक टेम्परेचर मतलब ये फॉर्मूला होता है जिससे हम आराम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या है सर ये चीज़, जरा समझते हैं इस चीज़ को। देखिए अगर आपको बेटा सोल्यूशन की मोलैलिटी दी है, मोलैलिटी स्मॉल m से होता है, तो आप सोल्यूशन की मोलैरिटी निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड आपके पास सोल्यूशन का क्या है, डेंसिटी। रो क्या है सर, डेंसिटी, रो इज डेंसिटी, और डेंसिटी की यूनिट क्या होगी सर, ग्राम पर ml, ठीक है। तो सोल्यूशन की अगर हमको डेंसिटी दी हुई है ग्राम पर ml में, तो हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, ग्राम पर ml हो या किलोग्राम पर लीटर हो, दोनों ही वैल्यू सेम आती है, ठीक है। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा करके आराम से काम कर सकते हैं। तो स्मॉल m में मोलैलिटी, रो है डेंसिटी, ms क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। मुझे अपनी राइटिंग को देख करके इतना अपने ऊपर शर्मिंदगी होती है, क्या करें, बट क्या करें, अब जो है सो है, बट कोशिश करेंगे कि सही कर लें इसको, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये स्क्रीन पे लिख रहे हैं, तो बट ये चीज़ हमको सुधारनी है, सुधारनी। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई बोर्ड वर्क एंड मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि मैं अपने बोर्ड वर्क पे काम करूँगा, ठीक है। चलिए सर, तो ये अपने पास सर बढ़िया काम है। चलिए सर, बहुत उम्दा, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। और जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसमें आते हैं। अगले बेटा कंसंट्रेशन टर्म से परसेंटेज वाले, परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V, परसेंटेज W/V, ठीक है। तो परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V एंड परसेंटेज W/V। देखो बेटा जितने भी परसेंटेज टर्म्स हैं उनमें फंडा क्या होता है, परसेंटेज हमेशा क्या बताता है, 100 में कोई चीज़ कितनी है उसके बारे में परसेंटेज बताता है। जैसे कि हमारे संस्कृत में 79% आए थे, ये सच्चाई नहीं है, ये झूठ है, असलियत में नहीं आए थे, इतने कम आए थे। तो मान लीजिए बेटा मेरे संस्कृत में 79% आए थे, तो इसका तात्पर्य क्या है कि अगर मान लीजिए बेटा 100 नंबर का पेपर था तो हमारे 79 मार्क्स आए थे, मान लो 50 नंबर का पेपर था तो 39.5 आए थे, ठीक है। तो वो हम सोच सकते हैं। तो परसेंटेज क्या बताता है, हमेशा कोई चीज़ 100 में कितनी है। अब इसमें बेटा याद रखना जो शुरुआती टर्म्स हैं W, V, V, W, ये पहले टर्म किसके होते हैं, सल्यूट के होते हैं, और जो दूसरे टर्म है वो किसके हैं सर, सोल्यूशन के हैं। तो मतलब ये है कि यहाँ पे सोल्यूशन का वेट लेना है और सल्यूट का भी वेट लेना है, सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, सल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है, सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है और सल्यूट का वेट लेना है। ये चीज़ आप याद रखिए कि पहले जो है वो सल्यूट है और बाद में जो है वो सोल्यूशन है। अब किसका क्या लेना है वो टर्म्स आपको बताते हैं। तो परसेंटेज W/W का मतलब है, अगर मान लीजिए सोल्यूशन का परसेंटेज X% W/W, इसका मतलब क्या है, X ग्राम सल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, X ग्राम सल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से मान लो सोल्यूशन का परसेंटेज V/V X% है, जैसे कि जो कफ सिरप होती है उसमें 40% V/V एल्कोहल होता है, तो उसका नहीं 12% होता, 40% तो कुछ और जगह होता है, ठीक है। तो अगर मान लो बेटा कफ सिरप में एथेनॉल का परसेंट 12% V/V है, इसका मतलब क्या है, X ml ऑफ सल्यूट, X ml ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100। अब देखो सोल्यूशन का क्या लेंगे, V लेंगे, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और इसी तरह से अगर मान लो परसेंटेज W/V X है, इसका मतलब X ग्राम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन
100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है भाई, तो ये अपना काम करने का तरीका है। ठीक है, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज बेटा क्या, कि हमें ये निकालना कैसे है, फॉर्मूला भी आप इनका याद रखिए। तो बेटा देखो, जैसे हम लोग अपने स्कूल में परसेंटेज निकालते हैं वैसे यहाँ पर भी है। तो कितने मार्क्स आए आउट ऑफ कितने में से इनटू 100। ठीक है, तो इसमें बेटा फॉर्मूला क्या लगेगा, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। हमारे लोगों के ऊपर निशान आ रहा है, कोई बात नहीं, लोगो हमारा आपसे बड़ा नहीं है, आप ही हमारे लोगो हैं। सही बात ना भाई, क्या बात बोली सर। इसी तरह से यहां पर वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इसी तरह से वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये बेटा ग्राम में लेना, ये ग्राम में लेना, ये ml में लेना, ये ml में लेना, और ये ग्राम में लेना, और ये ml में लेना। ठीक है, तो वेट हमेशा बेटा ग्राम में रहेगा, वॉल्यूम हमेशा ml में रहेगा। ठीक है, ये चीज। तो ऊपर सल्यूट का लेना है, नीचे सोल्यूशन का लेना है, इनटू 100 कर देना। 100 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके बेटा परसेंटेज में 100 नहीं मल्टीप्लाई होता तो परसेंटेज कितने आते, 9%, 9.5% ना। 100 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो परसेंटेज कैलकुलेशन में बेटा 100 मल्टीप्लाई करना बहुत आवश्यक है। चलिए सर, तो ये सब हमारे पास डेफिनेशन है और ये सब बेटा फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर बेटा डेफिनेशंस हैं और यहाँ पे सर फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये चीज़ हम बार बार अपने को बच्चों को बोल रहे हैं कि बेटा सीधे वीडियो लेक्चर से नहीं रिवीजन करिए आप, पहले अपने खुद के बेटा नोट्स आप रिवाइज करिए। क्योंकि आपने कोचिंग में आपके सर लोगों ने इतनी मेहनत करके नोट्स क्यों बनवाए थे, इसीलिए बनवाए थे ना। उसके बाद बेटा ये सब वन शॉट वीडियोस वगैरह आप देखिए। ठीक है, ये चीज़। और वन शॉट वीडियोस बेटा एकदम एग्जाम से पहले मत देखिए, एग्जाम से थोड़ा पहले आप देखिएगा। क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले क्या चीज़ काम आती है, हमारी खुद की किए हुए सवाल। लेकिन ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं ये भी आपके बेटा फाइनल एग्जाम के समय बड़े काम आएंगे। तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा देर कर दिया, क्योंकि हम भी बताए थे ना कि बहुत परेशान थे, कहीं फंसे हुए थे। अब थोड़े से आज़ाद हैं, तो अब हम आपके साथ काम करेंगे चीज़ें। तो अभी हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे क्लास 11th के, वहाँ पे बहुत काम आएंगे। हम लोग का जेई नीट में भी जो ये वीडियोस वगैरह बहुत काम आएंगे। ठीक है, ये चीज़ एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ हमारी तैयारी हो गई है। और यही है बेटा, एग्ज़ाम बहुत छोटे लेवल के हैं, बस सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, वही सबसे बड़ा यहाँ पर खेल होता है। चलिए सर, मोल फ्रैक्शन पे आते हैं। अगला कंसंट्रेशन टर्म क्या, मोल फ्रैक्शन। देखो बेटा, मोल फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होता है। और फ्रैक्शन हमेशा क्या बताता है सर, कोई चीज़ 1 में कितनी है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि मैं फ्रैक्शन का एक एग्जांपल दूं, तो समझो जैसे कि मान लो बेटा मैं दुबई का बहुत बड़ा शेख हूं, इतना बड़ा शेख हूं। अब शेख हूं ना, तो मुझे शेखपंती मेरे अंदर आ गई है। ठीक है बेटा, मैं दुबई का बहुत बड़ा शेख हूं, एकदम अल हबीबी अल बकरम मेरा नाम है। ठीक है, तो मैं दुबई का बहुत बड़ा शेख हूँ और मेरे पास वहाँ पे बहुत सारा पैसा है, इतना सारा पैसा है कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं जो दुबई का शेख हूँ, मेरे पास 10,000 करोड़ की संपत्ति है, और उस संपत्ति में मैंने 2 चीज़ें खरीदी हैं। एक है मेरे पास वहाँ पे तेल के कुएँ हैं मेरे पास, और क्या है, सोना है। तो मान लीजिए बेटा, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो दुबई में संपत्ति है मेरी, उस संपत्ति में 40% मेरे पास क्या है, गोल्ड है, एंड 60% क्या है, मेरे पास तेल के कुएँ हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि 100 रुपए की अगर मेरे पास वेल्थ है, तो 40 रुपए का सोना है और 60 रुपए का तेल का कुआं है। अब यही चीज़ अगर हम फ्रैक्शन में करेंगे, तो फ्रैक्शन में ये चीज़ कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में 1 में लेते हैं कि अगर मेरे पास 1 रुपए की वेल्थ है, तो उस 1 रुपए की वेल्थ में 40 पैसे का मेरे पास सोना है और 60 पैसे क्या है, तेल के कुएं। तो किसी भी चीज़ 1 में कोई चीज़ कितनी है, 1 में कोई चीज़ कितनी मौजूद है, उसी को क्या कहते हैं, उसका मोल फ्रैक्शन। परसेंटेज हमको बताता है कोई चीज़ 100 में कितनी है, और फ्रैक्शन हमें क्या बताता है, कोई चीज़ 1 में कितनी है। ये बेटा यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है सर, तो मोल फ्रैक्शन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट present in number of moles of component present in total
1 मोल ऑफ सोल्यूशन, टोटल 1 मोल ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये चीज जैसे कि बेटा मान लीजिए हमारे पास पानी प्लस एथेनॉल का एक सोल्यूशन है, पानी प्लस एथेनॉल का सर एक सोल्यूशन है, ये रहा अपने पास पानी और एथेनॉल का सर सोल्यूशन। ठीक है सर, ये अपने पास पानी एथेनॉल का सोल्यूशन है, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा इसमें मोल फ्रैक्शन की बात समझिए, जैसे कि बेटा मान लीजिए कि अगर हमारे पास इस सोल्यूशन में एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.6 है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि टोटल 1 मोल मिक्सचर में एथेनॉल कितना होगा सर, टोटल 1 मोल मिक्सचर में एथेनॉल कितना होगा, 0.6 मोल होगा, और पानी कितना होगा, 0.4 मोल होगा। ठीक है, ये चीज बेटा समझिएगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, 1 मोल में कोई चीज कितनी मौजूद है उसे कहते हैं उसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। और फॉर्मूला क्या होता है, एक्सए बराबर एक्सए, इसे प्रोनाउंस करते काइए, एक्सए बराबर Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, Na प्लस Nb, वट जो भी कंपोनेंट है सोल्यूशन में वो सब। ठीक है, एन टोटल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन। इसी तरह से बेटा Xb क्या होगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb, वट इट इज, एन टोटल। ठीक है सर, तो ये हमारे पास यहाँ पर सीन होगा। ठीक है सर, एक्स ए एक्स बी ये यहाँ पर सीन होगा। तो अगर हमारे पास मान लीजिए सोल्यूशन में 2 लोग हैं तो सिर्फ आप 2 ही लोग लोगे। अगर मान लीजिए सोल्यूशन में 3 लोग हैं तो Na अपॉन Na प्लस एन बी प्लस एन सी, तो 3 लोगों का सम लेंगे, मोल्स का सम। ठीक है, तो इस तरह से भैया जी यहाँ पर सीन होगा, एक्स ए बराबर Na अपॉन Na प्लस एन बी, एक्स बी बराबर एन बी अपॉन Na प्लस एन बी। ठीक है सर, ये यहाँ पे काम करने का तरीका अपना रहता है। बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। ठीक है, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए कि सोल्यूशन में जितने भी लोग हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अगर सोल्यूशन में 2 लोग हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होगा। सोल्यूशन में 3 लोग हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी हमेशा 1 होगा। जितने भी लोग हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि मैथमेटिकली ऐसा है, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे अगर आप इन दोनों को सम करोगे तो 1 ही आएगा। ये चीज़ें आप याद रखिए। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, मोल फ्रैक्शन भी हो गया, परसेंटेज भी हो गया, और ये सारी चीज़ें हो गई। एक और चीज़ की आवश्यकता है, थोड़ा सा इस कलर को थोड़ा सही कर लें, कलर को करते हैं सही और ले आते हैं ब्लैक पे। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ की अपने को और आवश्यकता है क्या, दैट इज पीपीएम, पीपीएम और पीपीबी। ठीक है, वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम। देखो बेटा एक चीज समझिए, परसेंटेज क्या बताता है कोई चीज 100 में कितनी है, तो इसीलिए वहां के फॉर्मूले में 100 मल्टीप्लाई होता है। परसेंटेज कैसे निकालते थे, परसेंटेज W बाय W, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। क्यों 100 मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कोई चीज़ 100 में कितनी है। अब पीपीएम पीपीबी क्या बताता है, हमें कोई चीज़ मिलियन में कितनी है। तो पीपीएम पीपीबी के फॉर्मूले में, पीपीएम के फॉर्मूले में क्या होगा, मिलियन, मिलियन इज 10 लाख 10 टू द पावर 6, और पीपीबी क्या होता है, बिलियन, बिलियन इज 10 टू द पावर 9, 100 करोड़। तो ये हमारा यहाँ पर पीपीएम और पीपीबी का मतलब होता है। ठीक है, तो कभी सोल्यूशन में अगर कोई चीज़ बहुत कम होती है तो वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन हम लोग पीपीएम पीपीबी में एक्सप्रेस करते हैं। बच्चे कहते हैं सर कोई चीज़ अगर बहुत कम है तो उसे नापना ही क्यों है। बेटा नापना इसलिए क्योंकि कई बार वो कम चीज़ भी बहुत मूल्यवान होती है, वो कम चीज़ भी अपना बहुत भयानक असर छोड़ सकती है। जैसे कि मान लीजिए बेटा हमने खीर बनाई और उसमें मान लीजिए गलती से जहर पड़ गया, तो हमें ये नापना होगा ना कि खीर में जो जहर है वो परमिसिबल वैल्यू से कम है या परमिसिबल वैल्यू से ज़्यादा है। जैसे कि दिल्ली में जब पोल्यूशन होता है तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, तो वहाँ पर भी जो SO2 की मात्रा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, वो पीपीएम पीपीबी में ही नापते हैं। गंगा जी के पानी थोड़ा सा प्रदूषित हो रहा है तो वहाँ पे कैडमियम लेड की कंसंट्रेशन पीपीएम पीपीबी में ही नापते हैं। ठीक है, तो वो नापना होता है कि कहीं वो परमिसिबल वैल्यू के अंदर है या उसके ऊपर चला गया, तो उसके लिए उस हिसाब से फिर स्टेप्स उठाए जाते हैं। ठीक है, तो पीपीएम क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन मिलियन ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मिलियन ग्राम सोल्यूशन में कितना सल्यूट है
उसको हम ppm से मेजर करते हैं, एंड अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन बिलियन ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर हमारे पास मिलियन ग्राम सोल्यूशन होता तो उसमें कितना सल्यूट है वो ppm होता, और अगर हमारे पास बिलियन ग्राम सोल्यूशन है तो उसमें कितना सल्यूट है वो ppb होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। क्या कोई सवाल कर लिया जाए? क्या छोरे को कोई सवाल कराना है? हाँ जी, सवाल कराना है, बहुत अच्छी बात। जैसे कि बच्चों देखिए ये एक सवाल है, इस सवाल को चलिए जल्दी से करते हैं। फाइंड द मोलालिटी ऑफ 20% W/V NaOH सोल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml। देखिए ये बेटा ना कंसंट्रेशन इंटर कन्वर्जन के सवाल है, हमको ये बहुत ही कॉमन होता है और बच्चों को हम बताते हैं कि ये अगर आप सीख गए तो सब कुछ सीख जाएंगे। कभी भी हमको किसी सोल्यूशन का एक कंसंट्रेशन टर्म दिया है, उससे दूसरा कंसंट्रेशन टर्म कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा हमेशा समझिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास सोल्यूशन में एक कंसंट्रेशन टर्म दिया है, कौन सा? W/V, तो उससे मोलालिटी कैसे निकालना है? तो सबसे पहले बेटा स्टेप 1, आपको बेटा जो भी कंसंट्रेशन टर्म दिया है उसको पहले डिफाइन कर लीजिए आप। ठीक है, तो 20% W/V का मतलब क्या है? 20 ग्राम NaOH इन 100 ml सोल्यूशन। 20 ग्राम NaOH इन 100 ml सोल्यूशन। ठीक है, W/V का मतलब ये है, इसीलिए कहा था कि सर डेफिनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद बेटा स्टेप 2, अपने आप को कंफ्यूजन से बचाने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। और टेबल कैसी बनाएंगे? सल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन की। क्योंकि बच्चों से हमने पाया है बेटा, अपने एक्सपीरियंस में हमने ये पाया कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो हमने एक अप्रोच बनाई सर, सल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन की सर एक अप्रोच हमने बनाई है। सर जी सल्यूट क्या है अपने पास? 20 ग्राम सल्यूट है। सॉल्वेंट नहीं पता, 100 ml क्या है? सोल्यूशन है। ठीक है, और डेंसिटी कितनी है सर जी? 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, ये अपने पास डेंसिटी है। ठीक है सर, ये चीज। अब देखो इससे कैसे क्या कार्यक्रम होगा। अब तीसरी चीज क्या होगी? हमको स्टेप 3 जो हमको कैलकुलेट करना है, जो हमको सर कैलकुलेट करना है उसके फॉर्मूले में हम लोग चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कि हमको क्या मोलालिटी निकालनी है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन क्या करेंगे सर? मोलालिटी है ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट एंड देन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये सर हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखिए भाई कैसे क्या कार्यक्रम करें जरा समझते हैं हमको। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट का वेट दिया हुआ है, यस सर 20 ग्राम दिया है तो वेट निकल आएगा। नंबर ऑफ वेट इन नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है। ठीक है, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो वो 40 होता है। ठीक है, ये चीज़। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, बाबा सॉल्वेंट कैसे निकालें? ये बहुत बड़ी बात है। तो बेटा देखो यहाँ पर सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दी है, तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आ जाएगा हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। तो डेंसिटी में अगर मैं वॉल्यूम मल्टीप्लाई करूंगा तो मास आ जाएगा किसका? सोल्यूशन का। कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 150 ग्राम। तो हमारे पास बेटा 150 ग्राम सोल्यूशन है, 150 ग्राम सोल्यूशन है, सल्यूट 20 ग्राम है, तो बेटा सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट का मास हो जाएगा सोल्यूशन माइनस सल्यूट, 150 माइनस 20 करेंगे तो 130 ग्राम सॉल्वेंट अपने पास आ जाएगा, 130 ग्राम सॉल्वेंट आ जाएगा बस। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बस। तो इस तरह से बेटा हमारे पास क्या मोलालिटी आ जाएगी। ठीक है, मोलालिटी हमारे पास ये आ जाएगी 20/40 एंड 130/1000। ठीक है, सॉल्व करेंगे जो आएगा सो आएगा, 1/2 एंड 130,000, 1000/260। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, थोड़ा सा हमारा 4 से नीचे आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है 50/13 और हमारा भी आंसर वही आ रहा है ना, 0 से 0 कट जाएगा, फिर 50/13 और मोलालिटी है तो स्मॉल m लिखेंगे। ठीक है, तो दैट इज आवर आंसर। ये आंसर यहाँ पर दिया हुआ है।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला बेटा देखिए, हमको मान लीजिए सर इसी सवाल में मान लीजिए सर मोलैरिटी निकालने को आता। अगर मान लीजिए बेटा इसी सवाल में हमको सर पूरा पूरा मोलैरिटी निकालने को आता, तब कैसे करते? तो देखो मैं पूरी पूरी जो पिछली वाली टेबल है उसको मैं बेटा रेप्लिकेट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे याद है। ठीक है, सल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ देखो बेटा डेफिनेशन से क्या पता चला सर, 20 ग्राम सल्यूट है कहाँ पे सर, 100 ml सोल्यूशन में। 20 ग्राम सल्यूट है कहाँ पे, 100 ml सोल्यूशन में। बाकी इसका मास भी हमने निकाल लिया था सर 150 ग्राम, और सॉल्वेंट निकाल लिया सर 130 ग्राम। तो ये सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी जो अभी हमने निकाली थी। अब आपने पहले जो कंसंट्रेशन टर्म दिया उसको डिफाइन कर लीजिए, यही काम होता है। इस तरह के हज़ारों सवाल आपको मिलेंगे जिसमें एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरा कंसंट्रेशन टर्म निकालना है। तो वहाँ पे क्या अप्रोच होती है, 3 स्टेप अप्रोच होती है। पहले जो दिया उसे डिफाइन करिए, फिर टेबल बनाइए, और फिर उसके बाद में जो निकालना है उसके फॉर्मूले में चीज़ों को पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमको मोलैरिटी निकालनी है बेटा। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्या चाहिए, सोल्यूशन का वॉल्यूम 100/1000। ठीक है सर, ये सॉल्व करेंगे और बस आंसर आ जाएगा 1/2 एंड देन 10 5। तो ये यहाँ पर होगा। ये एकदम क्लियर कट अप्रोच है, ये बच्चों एकदम क्लियर कट अप्रोच है। और ये अप्रोच हम क्यों लगा सकते हैं सर, ये अप्रोच हम क्यों लगा सकते हैं दोस्तों? ये अप्रोच हम लोग इसलिए लगा सकते हैं चूंकि मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि कंसंट्रेशन जो होती है ना वो अमाउंट के ऊपर सर डिपेंड नहीं करती है। बेटा इस सवाल में हमने ये अप्रोच इसलिए लगा पाए, इस सवाल में हमने अपने मन से सोल्यूशन मान लिया कितना, हमने इस सवाल में अपने मन से सोल्यूशन मान लिया कितना, 100 ml। हमने 100 ml सोल्यूशन अपने मन से मान लिया। सवाल में कहीं नहीं दिया हुआ है कि 100 ml सोल्यूशन है, बट इसके बावजूद हमने 100 ml सोल्यूशन क्यों माना, इसलिए माना चूंकि कंसंट्रेशन जो होती है अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। नो मैटर सोल्यूशन 100 ml हो, 100 लीटर हो या 1 बूंद हो, कंसंट्रेशन उसकी डिपेंड नहीं करती है। सो वी आर फ्री टू टेक एनी अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। और हम क्या सोल्यूशन का अमाउंट लेंगे, जो कि डेफिनेशन के हिसाब से उपयुक्त है। ठीक है, ये चीज। लेकिन अगर दोस्तों हम यहीं पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट निकाल रहे हैं, हम बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो उस केस में सर हमको ये सारी चीजें नहीं कर सकते। वहां पे हमें अप्रोप्रिएट अमाउंट पता होना चाहिए ना, तभी काम बन पाएगा। ये सर यहाँ पे काम करने का तरीका होता है दोस्तों। तो कंसंट्रेशन टर्म का अपन एक और सवाल देख लेते हैं और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भैया ये अपने पास सवाल है और इसमें भी दोस्तों क्या आपने को दिया हुआ है, वही कंसेप्ट है कि हमको एक NaOH का सोल्यूशन दिया गया है और उसका सर हमको क्या दिया है सर, मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमें इसकी मोलैलिटी निकालनी है। तो ये जो मैंने काफ़ी बच्चों कॉमन पाया हुआ है कि ये जो होता है ना कि मोलैलिटी दे करके मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन दे करके मोलैलिटी काफ़ी कॉमन होता है। सवाल चाहे कुछ भी हो, अल्टीमेटली कंसेप्ट तो भाई वही रहेगा जो रहता है। क्या रहता है सर कंसेप्ट? सबसे पहले सर स्टेप 1 जो भी दिया है उसको डिफाइन करिए, और डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे, 0.1 मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है सर, 0.1 मोल ऑफ NaOH, 0.1 मोल ऑफ NaOH is present in 1 mole solution. 0.1 मोल ऑफ NaOH is present in 1 मोल solution। तो बेटा टोटल सोल्यूशन 1 मोल होगा और उसमें NaOH सर 0.1 मोल है, 1 मोल सोल्यूशन है और उसमें सर NaOH के 0.2 मोल हैं और पानी के सर अपने पास 0.8 मोल है। तो यही सर कंपोजिशन होगा। टोटल मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, कोई चीज़ 1 में कितनी है, और परसेंटेज क्या बताता है, कोई चीज़ 100 में कितनी है। ppm क्या बताता है, कोई चीज़ मिलियन में कितनी है, और ppb क्या बताता है, कोई चीज़ बिलियन में कितनी है। तो ये हमारे पास फंडा है। तो ये मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छी बात है। अब अपने पास सर टेबल बन गई सल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन की। अब बस इसके बाद स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 पे क्या आएंगे, स्टेप 3 पे हमको जो निकालना है उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो बेटा हमको निकालना है मोलैलिटी। ठीक है, क्या स्मॉल m से आता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितना है सर, 0.2 मोल NaOH है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। बेटा सॉल्वेंट का मास चाहिए। अब देखो बेटा हमारे पास H2O के मोल्स हैं और H2O के मोल्स कितने हैं, 0.8 मोल है। मुझे यहाँ से H2O का मास चाहिए। सर जी H2O का मास हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ मोल्स में मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, मास। और ये मास किस में आएगा, ग्राम में आएगा।
इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब बस सीधी सीधी कैलकुलेशन है और काम अपना इससे हो जाएगा। कैसे कैलकुलेशन आएगी, 0.2 और 0.8 आपस में कट जाएंगे और बेटा कटने के बाद ये आ जाएगा 4, तो अपने पास आ जाएगा 1000 अपॉन 18, 18 36 और ये 72। तो ये हमारे पास सीन रहेगा, दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो ये अपने पास दोस्तों सीन है और वैल्यू अराउंड 15 के आसपास, थोड़ी सी 15 से थोड़ी कम 14 के आसपास आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर बहुत अच्छी बात है। तो अपना इसमें आंसर है वही फ्रैक्शन में दिया हुआ है आंसर, ये चीज़ है। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। तो दैट इज़ द थिंग, ये दोस्तों हमारे पास यहाँ पर आंसर था। ठीक है, तो इस स्लाइड में इसका आंसर लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए फिर देखते हैं और अपने पास क्या है। ये इसका आंसर हो गया। एक अगला सवाल है वही NOH वाला, इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करिएगा और यहाँ पे इसका बेटा आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, वही कंसेप्ट है पूरा पूरा। पहले जो दिया उसको डिफाइन करिए, डिफाइन करने के बाद टेबल बनाइए और टेबल बनाने के बाद उसको सॉल्व करिए, जो भी चीज़ निकालना उसके फॉर्मूले में लगाइए। अगला क्वेश्चन, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग। ये चीज़ बच्चों देखिए, मिक्सिंग वाले सवाल में बस दो चीज़ें देखनी कि सल्यूट सेम है, सल्यूट अगर सेम है तो अच्छी बात है, और उसके बाद कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही है। ठीक है, ये चीज़ हमको लगानी है। अगर आपके बेटा सल्यूट कॉमन है, कोई सोल्यूशन में कोई रिएक्शन नहीं हो रही, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, M मिक्सचर बराबर M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ें दोस्तों, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये हमारा एक बेसिक वीडियो है। ठीक है, मैं देखिए 3 वीडियोस आपको दूंगा मोल कंसेप्ट में, जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये 3 वीडियोस में देखिए सर सीन अपने पास क्या रहेगा। पहले वीडियो में सर अपना बेसिक रहेगा, जो कि हमारे स्कूल एग्जाम के लिए बेटा एकदम बढ़िया अप्रोप्रिएट रहेगा। ये वीडियो स्कूल एग्जाम के लिए भी है। ये वीडियो कोई ऐसा बच्चा जिसके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं है, ये वीडियो उनके लिए भी जो बच्चा एकदम नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं उन सब के लिए एकदम बेसिक वीडियो है। ठीक है, ये तो एकदम बढ़िया है। वीडियो सेकंड में हम लोग जेई मेन के हिसाब से जो भी बेटा बढ़िया बढ़िया सवाल है, जेई एडवांस के हिसाब से बढ़िया बड़े सवाल है, तो कंपटीशन ओरिएंटेड IIT ओरिएंटेड वीडियो रहेगा, प्रैक्टिस वीडियो रहेगा, IIT ओरिएंटेड प्रैक्टिस वीडियो रहेगा। ठीक है, ये चीज़। और वीडियो 3 में हमारा नीट ओरिएंटेड प्रैक्टिस वीडियो रहेगा। तो हर चैप्टर में मैं ये 3 वीडियो में डालूंगा और ये आपको बेटा मैं डिलीवर करूंगा। बट हाँ, थिंग्स आर गोइंग टू टेक सम टाइम, कोई भी चीज़ें बेटा ओवरनाइट नहीं हो पाएंगी, ये चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, इस साल तक हम लोग काफ़ी सारा कंटेंट भाई यूट्यूब पे देखिए अपलोड कर देंगे। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। तो M मिक्सचर बराबर M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, बहुत अच्छी बात है ये चीज़, बहुत ही उम्दा। तो ये अपने पास यहाँ पर सीन है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 2 मोलर दिस एंड 0.5 मोलर दिस। तो 2 500 ml, फिर 0.5 मोलर 2 लीटर, टोटल वॉल्यूम 502 लीटर, 2.5 मतलब 5/2। सॉल्व करेंगे सर, सीधे सीधे सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 4/5, 0.8 मोलैरिटी अपनी हो जाएगी। तो दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ठीक है सर, चलिए सर बहुत अच्छी बात है, सीधा सीधा अपना यहाँ पर केस हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद दोस्तों बारी आती है अपने इस चैप्टर में बच्चों अगले पार्ट की, विच इज़ क्या सर, विच इज़ है हमारा स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के सवाल। अब देखिए दोस्तों, स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के सवालों में सर देखिए सीन क्या होता है, जरा समझिए दोस्तों। ये होते हैं हमारे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें कि हमको सर रिएक्शन की कैलकुलेशन सर हमको करनी होती है। ठीक है, ये चीज़ स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन मतलब रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशन। अब बेटा इस पोर्शन में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, देन योर ओनली थिंग इज कि आपको बेटा अपने आप से आपको अपने आप को बहुत सारी रिएक्शन वाले सवालों से एक्सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि हर सवाल में एक अलग रिएक्शन होगी और हर रिएक्शन एक अलग चीज़ आपको बेटा सिखा करके जाएगी। तो इस तरह के सवालों में बेटा अपने आप को मास्टर करने का सबसे बेहतरीन तरीका कि आप खूब सारे सवाल करिए, खूब सारे सॉल्व एग्जाम्पल करिए, ये पहली चीज़ हो गई। लेकिन हाँ,
हर सवालों में क्या बेसिक कंसेप्ट होता है वो हम लोग बेटा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ये चीज़ें। देखिए सबसे पहली चीज़ जो स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के सवालों में होती है उसमें होता क्या है, हमको सवाल में रिएजेंट दिया जाता है, पूछता है प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट दिया जाता है, पूछता है रिएजेंट कितना बनेगा, अगली चीज़ पूछता है कि रिएक्शन में यील्ड कितनी होगी, ठीक है। तो ये सब हमारे पास यहाँ पर इन जनरल मोरलेस चीज़ें होती हैं। तो इस तरह के सवालों में सर देखिए सबसे पहली चीज़ जो हम लोग बताते हैं वो क्या बताते हैं सर, स्टेप 1 क्या है सर, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहली चीज दोस्तों जो हम आपको बताते हैं वो ये बताते हैं कि राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला काम सर आपको ये करना है कि आपको सर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। क्यों सर, काहे, इसलिए बच्चों लिखना है क्योंकि बेटा सारी के सारा जो कंसेप्ट है दोस्तों, सारा का सारा जो खेला है वो खेला बेटा इसी चीज़ का है कि हम लोग केमिकल रिएक्शन कितने अच्छे से लिख पा रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर केमिकल रिएक्शन पता होगी तो बेटा केमिकल रिएक्शन ही वो फॉर्मूला है जिससे पता चलता है कि कितने मोल से कितना मोल प्रोडक्ट बनता है। समझिए बच्चों, केमिकल रिएक्शन ही वो सिद्धांत है जिसके थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बताता है कि इतने मोल रिएजेंट से इतना मोल प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन हीट करने पे हमें बताती है कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल हीट करने पर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल हीट करने पे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है। वहीं दोस्तों अगर हमारे पास सिल्वर कार्बोनेट होता है तो बेटा सिल्वर क्या होता है, एक इनर्ट मेटल होता है। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो सर ये हीट करने के बाद हमको सिल्वर प्लस CO2 प्लस हाफ O2 देता है। ये सर यहाँ पर सीन है। तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से पता चलती है, रिएक्शन से। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, 1 मोल सिल्वर कार्बोनेट से आधा मोल O2 मिलता है। ये कहाँ से आया सर, बैलेंस इक्वेशन से आया। तो बैलेंस इक्वेशन ही बेटा वो सिद्धांत है जिसके थ्रू रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले ये लिखना है। अब यहाँ पे दोस्तों समझिए, सर रिएक्शन की बैलेंसिंग करेंगे। देखो बेटा नॉर्मल रिएक्शन की बैलेंसिंग तो नॉर्मल तरह से होगी, लेकिन कई बार बेटा चूंकि आप लोग 11th में पढ़ रहे हो तो आप लोग जानते हो कि कई बार अगर सवाल में हमको रेडॉक्स रिएक्शन दिख गई तो बेटा रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग आप नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते हो। रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग आप उसी तरीके से करोगे जैसे हमने आपको रेडॉक्स रिएक्शन में समझा है। टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह वगैरह। तो जब मोल कंसेप्ट पढ़ाते हैं ना तो उसमें कई बार किताबों में रेडॉक्स रिएक्शन के सवाल आ जाए तो उनको हम लोग अवॉइड करा देते हैं क्योंकि वो सवाल बाद में बेटा कैटर होते हैं। लेकिन अब जब आप रिविजन करो तो आप सारी तरह की चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है सर, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद calculate moles of given quantity, calculate moles of given substance, calculate moles of given substance। उसके बाद बेटा सवाल में जो भी चीज़ें आपकी दी हो उसके मोल्स निकालिए। सवाल में आपको क्या निकालना है सर, मोल्स निकालने हैं। सवाल में वेट दिया होगा बट आप वेट मत देना, आप बेटा मोल्स निकालना, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3, इफ रिएक्शन कंटेन if reaction contain more than one reagent, if reaction contain more than one reagent, अगर बेटा रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएजेंट है then find LR, then find क्या सर, LR लिमिटिंग रिएजेंट। अगर सवाल में बेटा एक से ज़्यादा रिएजेंट है तो सर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करिए। अगर सवाल में सिंगल रिएजेंट है तब क्या, तब आपको लिमिटिंग रिएजेंट नहीं निकालना है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है रिएक्शन में जो ज़रूरत से कम मात्रा में मौजूद है और रिएक्शन में पहले ख़त्म होता है और उसके ख़त्म होते ही रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रुक जाता है। बेटा ये जो 3 बातें ना लिमिटिंग रिएजेंट की, इसको याद रखना है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है रिएक्शन में जो कम मात्रा में होता है, जो रिएक्शन में पहले ख़त्म होता है, मतलब दूसरे से पहले ख़त्म होता है तो उसके फाइनल मोल कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो रिएक्शन में कम मात्रा में होता है, जो सबसे पहले खत्म होता है और जैसे ही रिएक्शन में LR खत्म होता है रिएक्शन पूरी रुक जाती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी रुक जाता है। ये 3 बातें बेटा लिमिटिंग रिएजेंट की आपको ध्यान रखनी आवश्यक है। तो उसके बाद बेटा आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मोल ऑफ रिएजेंट
रिएजेंट के मोल्स लेने हैं और उसको बेटा स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, और ये रेशियो जिसके लिए भी सर लीस्ट आएगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। जैसे कि बेटा सवाल में अगर कई सारे रिएजेंट है, ए और बी दो रिएजेंट है, तो ए के मोल को ए के स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करिए, बी के मोल को बी के स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करिए, और देखिए किसके लिए रेशियो लीस्ट आ रहा है, जिसके लिए लीस्ट आ रहा है वही हमारा एल आर है। और उसके बाद स्टेप 4 आपको बेटा कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन क्या है, मोल्स ऑफ एल आर अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एल आर, moles of LR upon stoichiometric coefficient of LR, moles of reagent reacted, moles of reagent reacted upon stoichiometric coefficient of reagent, ठीक है, moles of product formed upon stoichiometric coefficient of product। तो ये सर जी अपने पास यहाँ पर सीन रहेगा, ये सर जी अपने पास यहाँ पर सीन रहेगा, ये सर जी अपने पास यहाँ पर सीन रहेगा। और इस तरीके से सर हमको देखिए यहाँ पे कार्यक्रम को अंजाम देना है, ठीक है। ये चीज़, ये लीस्ट वाली बात यहाँ पे नहीं रहेगी, लीस्ट वाली बात यहाँ पर थी, ठीक है। तो ये हमारा बेटा काम करने का तरीका है। मोल्स ऑफ रिएजेंट अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो ये हर केस में सेम रहता है। हर रिएक्शन में जो चीज़ें रिएक्ट होती है, कंज्यूम होती है, वो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की प्रोपोर्शन में ही रिएक्ट और कंज्यूम होती है। तो इसीलिए ये रेशियो आप हर एक के लिए इक्वेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, मोल्स ऑफ रिएजेंट रिएक्टेड। अगर कोई रिएजेंट एक्सेस मात्रा में है तो एक्सेस से नहीं मतलब है, उसका कितनी मात्रा रिएक्शन में यूज होगी वो यहाँ पर लेना है, कितना कंज्यूम हुआ वो लेना है। तो ये कंज्यूम्ड मात्रा है। अगर आपको निकालना है रिमेनिंग मोल्स कितना होगा, तो गिवन मोल में से इस मोल को माइनस करोगे तो रिमेनिंग मोल आ जाएगा। इसी तरह से कितना मोल प्रोडक्ट का फॉर्म होगा, कितना मोल प्रोडक्ट का फॉर्म होगा वो इधर से आएगा चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ चलिए सर, देखिए थ्योरी तो सब कुछ है, लेकिन सारा का सारा खेल बेटा क्लियर होता है कहाँ से, सवालों को प्रैक्टिस करके। लेकिन हाँ, हम इस वन शॉट में क्या करेंगे सर, आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को सर हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, जिससे कि हमको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ पाए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, बहुत ही उम्दा। एग्जाम्पल पे आते हैं। तो जैसे कि दोस्तों अपने पास ये एक सवाल है, और इस सवाल को चलिए सर अपन लोग सॉल्व करते हैं। व्हेन 20 ग्राम ऑफ Fe2O3 इज रिएक्टेड विद 50 ग्राम ऑफ HCl, FeCl3 एंड वाटर आर फॉर्म, द अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड HCl हमसे पूछ रहा है, ठीक है। आइए चलिए सवाल को सब्जेक्टिव तरीके से करते हैं। हालांकि है तो ऑब्जेक्टिव होता है तो हमको थोड़ी सी कैलकुलेशन पे ध्यान देना होता है, बट यहाँ पर हम आपको कंसेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं। चलिए सर, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, Fe2O3 की हम लोग रिएक्शन लिख देंगे, and 6 HCl will form twice of FeCl3 and then it will form 3 H2O। कई बच्चे लोग ये सोच सकते हैं सर आपको ये कैसे पता चला कि सर रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या मिलेगा। बेटा यहीं पे देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा कि आपको सर देखिए ये प्रैक्टिस देखिए खुद से लानी पड़ेगी, और इसकी प्रैक्टिस आप कैसे ला पाएंगे सर, सवालों को देख देख करके, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप अपने आप को रिएक्शन से एक्सपोज करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। देखो भाई सवाल में क्या है, Fe2O3 और HCl रिएक्ट कर रहे हैं और बना क्या रहा है FeCl3 और H2O। तो वैलेंसी को देख करके हमने ये चीज़ लिख दिया, बाकी आप भी बेटा इस चीज़ को आराम से कर लोगे। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद में हमसे क्या पूछ रहे हैं, द अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड HCl। तो सीधी सी बात है, ये LR होगा, ये LR होगा और ये एक्सेस होगा ना। भाई सवाल की लैंग्वेज में ही ये चीज़ बोल दी गई है, तो हमें इसके लिए टेंशन लेनी ही नहीं है ना। ये चीज़ हमसे क्या पूछ रहे हैं, द अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड HCl। तो बस सीधी सी बात है, मोल्स ऑफ Fe2O3 ये हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Fe2O3। लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन में पूरी तरह कंज्यूम होता है, ठीक है। और HCl क्या होगा, एक्सेस होगा, तो मोल्स ऑफ HCl रिएक्टेड, मोल्स ऑफ HCl रिएक्टेड अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HCl, ठीक है। ये सीधी सी बात हमने लैंग्वेज देख के समझ में आ गया कि सर ये हमारा LR है Fe2O3। अब बस काम खत्म। Fe2O3 के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। Fe2O3 का मॉलिकुलर वेट Fe56 है, तो 56 का ट्वाइस सर 112, और ऑक्सीजन सर कितना है 48 हो जाएगा, तो 112 में 48 ऐड करेंगे 120 160,
तो 120 अपॉन 160 ये हो गया इसका नंबर ऑफ मोल्स, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मोल्स ऑफ HCl रिएक्टेड, कितना HCl रिएक्ट होगा, तो बेटा 50 ग्राम HCl तो हमने लिया हुआ है, बट रिएक्टेड कितना होगा, x ग्राम। x ग्राम HCl रिएक्ट हुआ है। HCl का मॉलिक्यूलर वेट 36.5, ठीक है, एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl 6 है। तो इसको अब जब हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास बेटा x ग्राम की वैल्यू निकल करके आती है। कितनी निकल करके आएगी, आइए देखते हैं। तो ये 1/8 हो जाएगा, और 8 और 6 4/3 हो जाएगा, तो 3 × 36.5, ठीक है, और ये 1/8 और 8 करने के बाद 4, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको अगर मैं करता हूँ तो ये हमारा 9 के आसपास हो जाएगा, 9.125, और 9.125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और 125 का हम लोग करेंगे तो 375। ये बेटा हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेशन होनी चाहिए जो मुझे लगती है। अब बेटा 27 ग्राम रिएक्ट हुआ है, 27 ग्राम क्या रिएक्ट हुआ है, तो रिमेनिंग HCl, सर जी रिमेनिंग HCl गिवन वेट माइनस रिएक्टेड वेट, कितना HCl रिएक्टेड हुआ है, गिवन वेट माइनस रिएक्टेड HCl। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, गिवन वेट अपने को कितना दिया है सर, 50 ग्राम। 50 ग्राम में से 27 ग्राम चला गया, 50 माइनस 27.375, तो ये अपना हो जाएगा 22.625, 22.625 ग्राम अपना आएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ठीक है सर, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रोसीड करेंगे और सर अपना काम निकल करके आएगा। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगला सवाल है बेटा हमारा ईल्ड को लेकर के। ईल्ड हमारा क्या होता है सर, ईल्ड हमारा बताता है कि सर रिएक्शन में कई बार जब हम रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं तो जितना प्रोडक्ट हम सोचते हैं उतना प्रोडक्ट नहीं बनता है। ईल्ड का कंसेप्ट हमें क्या बताता है, जब भी बेटा कई बार हम रियल लाइफ में बेटा रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं तो जितना प्रोडक्ट हम सोचते हैं उतना प्रोडक्ट बेटा कई बार हमको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ रिएजेंट जो होता है वो एक अननोन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है, और उस अननोन रिएक्शन में रिएजेंट के पार्टिसिपेट करने के कारण हमारी जो प्रोडक्ट की एफिशिएंसी होती है थोड़ी सी कम हो जाती है, जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए उससे कम मिलता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हम क्लासरूम में बच्चों को एग्जाम्पल दिया करते थे, वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी आपको दूंगा कि बेटा कई बार क्या होता है कि हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि सर हम 1 घंटे में इतना इतना कवर कर लेंगे, लेकिन क्या होता है जब रियल लाइफ में हम जब पढ़ने बैठते हैं तो सर होता क्या है कि जैसे मैं अपने केस की बात करूँ तो मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो सर मेरे को करीना कपूर का थॉट आ जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू करीना कपूर जब मैं 1 घंटे पढ़ाई करता हूँ तो मेरे को पढ़ना चाहिए था सर 20 क्वेश्चन लगाने चाहिए थे, बट 20 में से सर क्या हुआ कि 1 घंटे पूरा पढ़ता तो 20 सवाल लगाता, लेकिन क्या हो गया 20 मिनट तक मैं करीना कपूर के बारे में सोचने लगा, तो जिस कारण से मैं 20 की जगह पे 12 सवाल ही लगा पाया, क्योंकि 40% मेरा टाइम करीना कपूर खा गई। तो इसी तरह से आपके केस में भी होता है। आप भी बेटा कई बार क्या होता है स्कूल की कोई बात के कारण टेंशन में आ जाते हो, घर में मम्मी पापा की कोई बात के कारण आप टेंशन में आ जाते हो, कई बार आपको लगता है कि आज खाने में क्या बनेगा उसको लेकर के टेंशन में आ जाते हो। तो इस तरह की जो लाइफ में एक्टिविटीज़ होती हैं उसके कारण कई बार हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये डिस्ट्रैक्शन एकदम एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो दैट मीन्स यू आर नॉर्मल। चुपचाप जाइए, ठंडे पानी से मुंह धोइए और वापस से आके पढ़िए, यही तरीका है। तो बेटा लड़ना तो आपको पड़ेगा ही। इसका कोई भी बेटा जड़ी बूटी नहीं आती कि जिसको खाने के बाद आप डिस्ट्रैक्ट फ्री हो जाओ, नहीं। अगर होता तो बहुत सारे बेटा तपस्वी मुनियों को हिमालय ना जाना पड़ता, वो बेचारे हिमालय जाते सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर अपने आप को करने के लिए, वहाँ जा कर के ध्यान लगाते हैं, क्योंकि आप रियल लाइफ में रहोगे तो डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपने आप को ब्लेम मत कभी करिएगा। चलिए सर, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर सीन है और यहाँ पर ऐसा है। तो बेटा देखिए ईल्ड में जो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम लोग, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपको जो मिले हैं क्या रियलिटी में, अपॉन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, वो कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से इतने मोल आने चाहिए, वो चीज़ इनटू 100। तो ये सर यहाँ पर सीन रहेगा। ठीक है, ये चीज़। अब देखो बेटा ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है
और इस सवाल में हमको देखिए यील्ड निकालनी है। हमें NaNO3 एक प्रोडक्ट के तौर पे कितना मिल रहा है, सवाल में इतना मिल रहा है। तो ये क्या है सर, रियलिटी में NaNO3 इतना बना है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से कितना NaNO3 बनना चाहिए उसके बारे में भी अगर हम बातचीत करें तो बेटा देखिए इस सवाल में हमारे को 2.5 मोल फेरिक नाइट्रेट है एंड 3.6 मोल सोडियम कार्बोनेट है। सबसे पहले देख लें कि यहाँ पर कौन LR है, ठीक है। LR कौन है, इसके मोल्स अपॉन एससी का रेशियो 1.25 होगा, इसके मोल अपॉन एससी का रेशियो 1.2 होगा। तो जो रिएक्शन में कम मात्रा में होता है, जिसके लिए मोल अपॉन एससी का रेशियो कम होता है, दैट इज LR। तो इसका रेशियो है बेटा 1.25 और इसका रेशियो है 1.2, तो दैट मीन्स Na2CO3 LR है और ये बेटा एक्सिस में है। अब LR के ही मोल से आप सारे के सारे प्रोडक्ट बेटा ऑब्टेन करते हो, तो अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, उससे आंसर आएगा। बट मैं सीधे सीधे कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि बेटा इसके 3 मोल से इसके 6 मोल बनते हैं, तो इसके 3.6 मोल से इसके 7.2 मोल्स शुड हैव फॉर्म्ड। इसके कितने मोल बनने चाहिए थे, 7.2। आप इसको चाहे तो बेटा सीधे सीधे इस तरह से भी निकाल लीजिए, आंसर आपका वही आएगा। तो सवाल में लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से जो कैलकुलेशन है वो बेटा प्रोडक्ट की बता रही कि सर 7.2 मोल मिलने चाहिए, क्योंकि 3 मोल से 6 मोल मतलब 1 मोल से 2 मोल मतलब 3.6 मोल से उसका डबल 7.2 मोल मिलने चाहिए थे। लेकिन असलियत में मिले कितने हैं सर, 6.3 मोल, और मिलने कितने चाहिए थे, 7.2 इंटू 100 कर दें, सॉल्व कर लेंगे सर, आंसर आ जाएगा 6372। 3 से अपना कट जाएगा 21, 24, फिर 3 से कट जाएगा 7/800। अब अपने को आंसर आ जाएगा, तो 7 इंटू 12.5 और ये 12 सत्ते कितना होता है सर, 12 का टेबल याद भूल गए हम लोग ना, 72, 84 और फिर बाद में 3.5, 84 और 3.5 87.5। तो ये सर हमारा 87.5% अपना इसका आंसर होगा, तो दैट विल बी आवर आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के सवालों को प्रोसीड करते हैं, यील्ड के सवालों को सर हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है ये चीज़। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो ये यहाँ पे आंसर है। इसके बाद हम लोग आते हैं सर कहाँ पे, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के सवालों पे, कि कैसे हम लोग एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के क्वेश्चंस को हम लोग सर देखेंगे, उसके बारे में चलिए सर हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए सर, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखिए सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पेरिकल फार्मूला होता है सर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट्स है उनका सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमारा कहता है एम्पेरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूल में जो एग्जैक्ट संख्या है एलिमेंट्स की, एक मॉलिक्यूल में जो एग्जैक्ट संख्या एलिमेंट्स की, उसको कहते हैं क्या सर, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ये चीज़। एम्पेरिकल फार्मूला हमेशा जो होगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से छोटा होता है, उसके बराबर होता है, ठीक है। और हम लोग ये भी कहते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला में अगर हम लोग एक n फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाता है। तो एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन तो हम लोग समझते ही हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ये एम्पेरिकल फार्मूला है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of element present in molecule। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सर, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। जैसे कि बेटा एग्जांपल लेते हैं हम लोग ऑक्सैलिक एसिड का। हमने सर ऑक्सैलिक एसिड नाम का एक कंपाउंड लिया H2C2O4। तो ये क्या है सर, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बता रहा है कि ऑक्सैलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन होंगे। लेकिन इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा सर, एम्पेरिकल फार्मूला होगा हमारा 2, 2 और 4 को हम सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो H1 कार्बन 1 एंड O2।
तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, जो एलिमेंट्स की संख्या का सबसे सिंपलेस्ट रेशियो हमको दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़। अब इसमें एक तीसरी पॉइंट याद रखिएगा कि हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर वेट जो होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो एम्पेरिकल फॉर्मूला का n टाइम्स होता है, n टाइम्स होता है। और ये जो n टाइम्स होता है ये कैसे आता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट से, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट से ये अपना n टाइम्स आता है। तो ये अपना दोस्तों जो बातें हमको ध्यान रखनी पड़ती है। अब देखिए एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के क्वेश्चंस हम लोग को देखिए बहुत ही बेसिक आते हैं, और इन बेसिक क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक तरीके से करना होता है। वी हैव अ मैकेनिकल अप्रोच, और उस मैकेनिकल अप्रोच को आप कितनी जल्दी जल्दी करते हो वो सर आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। तो भैया जी अगर हम यहाँ पर बातचीत करें तो हम क्या यहाँ पर बातचीत करेंगे कि सर जैसे कि हमारे पास एक टेप कंपाउंड है, ठीक है, इसी तरह के सवाल आते हैं जैसे हमने दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि बेटा अपने पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड में अपने पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कुछ नाइट्रोजन भी है। हमारे पास एक कंपाउंड है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हमारे पास कंपाउंड है। अब हमें उस कंपाउंड का सर क्या निकालना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले सर सीरियल नंबर लेंगे, फिर उसके बाद एलिमेंट को मेंशन करेंगे, उसके बाद में उनका वेट लेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद में हम उनके मोल्स निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद में उन मोल्स के सिंपल रेशियो को हम लेंगे, रेशियो को लेंगे। तो ये हमारे काम करने का तरीका है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन है भैया? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। कार्बन कितना है सर? 32.4%, मतलब 32.4 ग्राम, परसेंट मतलब इतना ग्राम 100 ग्राम में मौजूद है। हाइड्रोजन कितना है? 5.4 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है सर? 43.2 ग्राम। और नाइट्रोजन कितना है सर? 19 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास है। इससे मोल निकाल लेते हैं। तो 32 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 36, तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ये। ठीक है, इसको हम लोग 1 से डिवाइड करें तो 5.4 ही होगा। इसको हम 16 से डिवाइड करें तो 16 48, तो ये भी 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। एंड इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 14 से डिवाइड करेंगे, तो 14 से डिवाइड करने के बाद ये हमारा 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर सीन है। अब देखिए हमको यहाँ पर प्रिसाइज कैलकुलेशन चाहिए, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सर कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। और सब्जेक्ट टूल पे मैं आता हूँ, डिसिप्लिन टूल्स पे आऊँगा, और यहाँ पर हमारे पास डिसिप्लिन टूल मैथ्स में कैलकुलेटर पे आ जाते हैं। तो बिना कैलकुलेटर के देखिए सवाल करना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। 32.4 अपॉन 16, तो 2.025, नहीं सॉरी कार्बन था ना, 32.4 अपॉन 12, 2.7, फोर्टी 3.2 अपॉन 16, 2.7 एंड 1.35। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाली। सबसे पहले सबका कितना कितना परसेंट है वेट में दिया होता है, उसके बाद उससे मोल निकाल लीजिए, और मोल के बाद सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं? इन सब में जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड करके। तो 1.35 से 1.35 को डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। 1.35 से 2.7 को डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा। 5.4 को 1.35 से डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा। एंड 2.7 को 1.35 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास सबके सबसे सिंपलेस्ट रेशियो आ गए हैं। तो इस कंपाउंड को जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा, इस कंपाउंड को जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो अपना क्या हो जाएगा सर? C2H4O2N। तो ये हमारे पास कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला होगा, C2H4O2N, C2H4O2N। ये हम लोग के दोस्तों कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला होगा। अब अगर सवाल में हमको मॉलिक्यूलर वेट दिया होता तो इससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल लेते, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमको n फैक्टर चाहिए। और n फैक्टर कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट करके।
ठीक है, मॉलिकुलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट करके हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं और उसको मल्टीप्लाई करके मॉलिकुलर फार्मूला आता है। बट सवाल में मॉलिकुलर वेट नहीं दिया है तो हम एम्पेरिकल फार्मूला तक ही सीमित रह पाएंगे अपने आप को, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग जो कि हमको यहाँ पर करनी होती है, ठीक है। तो दिस इज़ आवर आंसर जो यहाँ पे दिया हुआ है सर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर चीज़ें होती हैं एंड यहाँ पे हम अपने इस बेसिक लेक्चर जो मोल कंसेप्ट का सर एक बेसिक लेक्चर है जिसमें सर बेसिक कंसेप्ट्स को हमने सर रिवाइज किया कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, कैसे कंसंट्रेशन टर्म्स निकालते हैं और कैसे हम लोग क्या कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के सवालों को सर कंप्लीट करते हैं,